Hi friends, welcome to JK Shah classes, Inter CA November 2021 रिविजन लेक्चर्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का एक चैप्टर कैपिटल बजटिंग हम इस वीडियो में रिवाइज करेंगे। बच्चों, कैपिटल बजटिंग में क्या करना था? इट वाज अ डिसीजन मेकिंग चैप्टर जहां पे हमको एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना था। इन्वेस्टमेंट डिसीजन मतलब हमको या तो एक प्रोजेक्ट दिया होता है या तो एक मशीन या कोई भी एक एसेट दिया होता है एंड हमको एक डिसीजन लेना है कि वेदर और नॉट आई शुड एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और एसेट। उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या एसेट को मैं एक्सेप्ट करूं कि नहीं, इसको कहते हैं एक्सेप्ट रिजेक्ट टाइप डिसीजन। दूसरा बच्चों, दूसरे टाइप ऑफ डिसीजंस कैसे रहते हैं यहाँ पे कि हमको दो प्रोजेक्ट या दो एसेट दिए रहेंगे, लेट्स से प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी, और हमको पूछा जाएगा इन दोनों में से कौन सा वाला सिलेक्ट करना है, राइट? इसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, सिलेक्ट एनी वन। तो बच्चों ये हो गया आपका दूसरा टाइप ऑफ डिसीजन। तीसरा डिसीजन होता है यहाँ पे, इट इज कॉल्ड एज रिप्लेसमेंट डिसीजन। रिप्लेसमेंट डिसीजन का मतलब क्या होता है? सिंपल क्वेश्चन अपने को कहेगा कि देखो आपके पास एक ऑलरेडी एसेट है जो आपने कुछ साल पहले खरीदा है, अब इस एसेट का और भी कुछ लाइफ बाकी है, लेट्स से चिल्ड्रन 7 साल बाकी है, तो हमें एक डिसीजन लेना है कि इस पुराने एसेट को किसी नए एसेट के साथ रिप्लेस करना है क्या ये 7 साल के लिए। इस डिसीजन को कहते हैं रिप्लेसमेंट डिसीजन। रिप्लेसमेंट डिसीजन मतलब शुड वी रिप्लेस द ओल्ड एसेट विद द न्यू वन और शुड वी कंटिन्यू द ओल्ड एसेट फॉर द रिमेनिंग लाइफ। ये हो गया बच्चों आपका तीसरा। तो बोलो तीन क्या थे? पहला था एक्सेप्ट या रिजेक्ट। सिंपल, एक प्रोजेक्ट या एक मशीन दिया रहेगा, एक्सेप्ट करना है कि रिजेक्ट करना है। दूसरा है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दो दिए रहेंगे, कौन सा वाला करना है, एक्सेप्ट। और तीसरा है रिप्लेसमेंट डिसीजन, जहां पे हमारे पास ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग एसेट रहेगा, हमें कॉल लेना है कि उसको किसी नए एसेट के साथ रिप्लेस करना है कि नहीं। तो ब्रॉडली स्पीकिंग ये तीन है, और भी कुछ सन्ड्री एरियाज है, लेकिन चिल्ड्रन ये डिसीजंस लेने के लिए हमको कैपिटल बजटिंग में 7 टेक्निक दिए गए। ओके, देयर आर 7 डिफरेंट टेक्निक्स विथ विच यू कैन टेक अ डिसीजन। व्हाट आर दीज 7? ये 7 क्या है? पहला था पेबैक पीरियड, दूसरा ARR एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, तीसरा NPV नेट प्रेजेंट वैल्यू, चौथा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स PI, पांचवा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, छठा डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड और सातवां मॉडिफाइड IRR MIRR। तो बच्चों अभी हम लोग एक एक करके हर एक टेक्निक पे बात करेंगे, इन शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, एंड वंस दैट इज डन देन एक एक करके हम अपने जेके शाह क्लासेस के सम्स को भी रिवाइज कर देंगे। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों शुरू करते हैं। पहला टेक्निक था पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड क्या था? इट वॉज द टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्ट टू रिकवर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। मतलब अगर आप आपका कुछ पैसा किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हो तो कितने टाइम पीरियड में आपका पैसा, इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिकवर हो जाता है, उस पीरियड को पे बैक पीरियड कहते हैं। जैसे आपने किसी प्रोजेक्ट के अंदर लेट से 1 लाख डाल दिया, तो ये प्रोजेक्ट ने आपका पैसा कितने जल्दी दिया, कितने पीरियड में दिया, उसको हम लोग पे बैक पीरियड कहते हैं। तो लेट से बच्चों दो प्रोजेक्ट है A एंड B, इनका पे बैक पीरियड ऐसा है, A का 3 साल है, B का 4 साल है। तो कौन सा वाला प्रोजेक्ट चूज करना चाहिए अकॉर्डिंग टू पे बैक पीरियड? ऑफ कोर्स वो प्रोजेक्ट जिसका पे बैक पीरियड कम है, बिकॉज उसमें पैसा जल्दी आता है। एवरीबॉडी क्लियर? चिल्ड्रन इसके अंदर ना 2 केस होते हैं। ओके, पे बैक पीरियड के अंदर ही 2 केस होते हैं। पहला केस ऐसा है कि अगर कैश इनफ्लोज सेम एवरी ईयर है तो, दूसरा केस है अगर कैश इनफ्लोज डिफरेंट एवरी ईयर है तो। अगर कैश इनफ्लो हर साल सेम है तो आपका जो पे बैक पीरियड रहता है उसका सिंपल फॉर्मूला है इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल CI। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल CI। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी प्रोजेक्ट में 1 लाख डाला, वो प्रोजेक्ट आपको हर साल 25,000 रुपए देने वाला है, 25,000 एवरी ईयर। लेट से लाइफ 10 साल है, तो बच्चों इसको मैं अगर 25,000 से डिवाइड करूँ ना एनुअल CI, तो मुझे मिल जाएगा ना 4 साल में आपका पैसा रिकवर हो रहा है। एवरीबॉडी क्लियर? ये हो गया केस 1। केस 2 ऐसा है कि अगर कैश इनफ्लोज हर साल अलग अलग है, तो आपको मालूम है हम लोग ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें हम 3 कॉलम बनाएंगे, ईयर, कैश इनफ्लो
एंड क्यूम्यूलेटिव कैश इनफ्लो। याद है तुमको, ईयर में आप आपके लाइफ डाल दोगे 1 2 3 4 5 6 जितने भी लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट है, कैश इनफ्लोस जो भी है अलग अलग हर साल का, फिर क्यूम्यूलेट जब ये आप करोगे तो आपको पता चलेगा कि पे बैक पीरियड जो है वो कौन से 2 साल के बीच में पड़ता है ना, बिटवीन ईयर्स 3 एंड 4 या 4 एंड 5 वॉट एवर, एंड देन आपको इंटरपोलेशन करना पड़ेगा। इंटरपोलेशन मतलब वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, कि अगर एक किसी साल में इतना कैश इनफ्लो मिल रहा है तो बैलेंस कैश इनफ्लो के लिए कितना साल रुकना पड़ेगा, वो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आपको आपका पे बैक पीरियड पूरा मिल जाएगा। ऑफ कोर्स मैं भी डिटेल्स में नहीं जा रहा हूँ, रिवीजन लेक्चर है, तो आई होप यू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर टेबल। तो विद दैट चिल्ड्रन वी कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ पे बैक पीरियड। आई होप आपको रिमेंबर हो गया। अब हम जाते हैं टुवर्ड्स द सेकंड टेक्निक। दूसरा टेक्निक है बच्चों ARR। ARR का फुल फॉर्म क्या है? एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। कुछ लोग इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, क्योंकि दिस इज द ओनली टेक्निक जहां पे कैश फ्लोज नहीं लिया जाता है, अकाउंटिंग एक्सपेक्टेड नेट प्रॉफिट्स लिए जाते हैं, इसके लिए इसको अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न भी कहा जाता है। बच्चों इसके दो फॉर्मूला है। फॉर्मूला 1 है ARR इज इक्वल टू एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100, एंड फॉर्मूला 2 है ARR इज इक्वल टू, फॉर्मूला 2 कब यूज करना है? जब भी क्वेश्चन में सैलवेज या तो वर्किंग कैपिटल दिया हो तो आप फॉर्मूला 2 यूज कर सकते हैं, इज इक्वल टू एवरेज NPAT अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। कर सकते हैं मतलब करना ही है, फॉर्मूला 1 मत करना। अगर सैलवेज या वर्किंग कैपिटल दिया है तो आपको कंपल्सरीली फॉर्मूला 2 ही यूज करना है ARR के लिए। एंड चिल्ड्रन यहाँ पे देखो दोनों फॉर्मूला का न्यूमरेटर सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर बदलता है। फॉर्मूला 1 में इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, फॉर्मूला 2 में एवरेज इन्वेस्टमेंट है। मैं वो भी लिख देता हूं, वेयर एवरेज इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस सैलवेज डिवाइडेड बाय 2 द होल प्लस सैलवेज प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल और करंट एसेट्स। ये बच्चों आपका एवरेज इन्वेस्टमेंट जो डिनोमिनेटर ऑफ फॉर्मूला 2 है उसका कैलकुलेशन है। एवरीबॉडी क्लियर? तो बच्चों ये हो गया फॉर्मूला 1, फॉर्मूला 2 एंड फॉर्मूला 2 के डिनोमिनेटर का भी ये फॉर्मूला दिखा दिया। सो इसके साथ अपना सेकंड कैपिटल बजटिंग टेक्निक खत्म होता है। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द थर्ड। बच्चों तीसरा टेक्निक है नेट प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, नेट प्रेजेंट वैल्यू जिसको फेमसली NPV कहते हैं। देखो जो पिछले दो टेक्निक थे उसको नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स कहते हैं, बिकॉज वहां पे टाइम वैल्यू ऑफ मनी इनटू कंसीडरेशन नहीं आता है। अब जो 5 आने वाले हैं स्टार्टिंग फ्रॉम NPV, ये सारे टेक्निक्स को डिस्काउंटिंग टेक्निक्स कहा जाता है, बिकॉज इसके अंदर टाइम वैल्यू ऑफ मनी ऑल्सो इज टेकन इनटू कंसीडरेशन। सबको समझा? अब बच्चों NPV वेरी सिंपल, उसका कैलकुलेशन कैसे होता है? NPV इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, है ना। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, आपका जो प्रोजेक्ट रहेगा जिसको आप इवेल्युएट कर रहे हो उसमें से जो भी रेलेवेंट कैश इनफ्लोज रहेगा उसका प्रेजेंट वैल्यू यहाँ डाल देना। जो भी रेलेवेंट कैश आउटफ्लोज उसके लिए होएगा, फॉर एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंटली इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता है आपका कैश आउटफ्लो, वो सबका प्रेजेंट वैल्यू यहाँ ले लेना। ओके, आपको मिल जाएगा NPV एट द रेट, जो भी रेट पे आपने डिस्काउंटिंग किया है कैश फ्लोज को, NPV एट द रेट वो परसेंटेज लिख देने का। और रूल क्या है? बहुत सिंपल, अगर NPV पॉजिटिव है तो आपको उस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, अगर NPV नेगेटिव है तो उस प्रोजेक्ट को रिजेक्ट करना है। ये हो गया एक्सेप्ट रिजेक्ट टाइप में। लेकिन अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दिया है, 2 प्रोजेक्ट दिया है या 2 मशीन दिया है, तो बच्चों जिस प्रोजेक्ट का या जिस मशीन का NPV सबसे ज्यादा है वो वाला चूज करना है, जिसका कम है उसको रिजेक्ट कर देंगे। एवरीबॉडी क्लियर? तो ये हो गया NPV टेक्निक। हाँ, एक चीज मुझे आपको बताना है अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू। चिल्ड्रन प्रेजेंट वैल्यू के बारे में मुझे ये बताना है कि देखो 4 अलग टाइप के कैश फ्लोज दिए जा सकते हैं एग्जाम में। पहला है सिंगल फ्यूचर कैश फ्लो। ओके, आपने ऐसा कोई सिंगल इकलौता फ्यूचर कैश फ्लो देखा, उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालने का? सिंपल, जो भी वो कैश फ्लो है मल्टीप्लाई करने का बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ R, N, है ना। सीधा उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा, सिंगल नहीं, आपने मल्टीपल कैश फ्लोज देखे और हर साल अलग अलग, तो उसको हम लोग कहते हैं मल्टीपल अनइवन। अगर आपने कैश फ्लोज देखे हैं, मल्टीपल अनइवन कैश फ्लोज, हर साल 1 2 3 4 5 हर एक साल में अलग अलग कैश फ्लोज दिया है, उसका प्रेजेंट वैल्यू अगर निकालना है तो बच्चों आपको उसके लिए एक टेबल बनाना पड़ेगा। वो ऐसा दिखता है, देखो, ईयर कैश फ्लो डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट जो भी परसेंट है एंड प्रेजेंट वैल्यू। ईयर में आप लिखोगे 1 2 3 4 जितने भी साल है,
कैश फ्लोज लिख दिए, डिस्काउंटिंग फैक्टर्स लिख दिए, कैश फ्लो इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर, आपको प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा और ये टोटल आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। ये हो गया दूसरा टाइप। तीसरा टाइप है बच्चों मल्टीपल कैश फ्लोज। हर साल दिया है कैश फ्लो लेकिन इवन है, इवन कैश फ्लो। इवन मतलब हर साल कैश फ्लो है लेकिन हर साल सेम है। तो बच्चों अगर हर साल सेम है तो उसको हम लोग एन्युइटी कैश फ्लो कहते हैं। एंड उसके लिए हम लोग टेबल नहीं बनाएंगे, सीधा जो भी कैश फ्लो पर एनम होएगा उसको वी विल मल्टीप्लाई बाय पीवीएएफ, है ना, एन्युइटी फैक्टर आर कॉमा एन, आपको टोटल प्रेजेंट वैल्यू मिल जाएगा। सबको समझा? एंड देन चौथा बच्चों जो ज्यादा आता नहीं है एग्जाम में लेकिन लिख के रख देता हूं, परपेचुअल एन्युइटी। ठीक है, परपेचुअल एन्युइटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेचुअल एन्युइटी? एन्युइटी मतलब हर साल सेम, परपेचुइटी मतलब हर साल सेम, एटर्निटी तक, इंफिनिटी तक, परपेचुइटी तक, मतलब बेसिकली अनंत काल तक चलता जाएगा सेम कैश फ्लो। तो बच्चों वो सेम कैश फ्लो अनंत साल तक चलता जाएगा तो उसका प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालने का? सिंपल है, कैश इनफ्लो पर एनम डिवाइडेड बाय आर। ठीक है, कैश इनफ्लो पर एनम डिवाइड बाय आर। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको कहूं कि आपको 100 रुपया एट द एंड ऑफ एवरी ईयर मिलेगा एटर्निटी तक, 100 रुपया एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर एटर्निटी, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगा? लेट्स से आर इज 10%, तो सिंपल 100 डिवाइड बाय 10%, है ना, मैं लिख देता हूं यहाँ पे 100 डिवाइड बाय 10%, 1000 रुपीज आपका प्रेजेंट वैल्यू हो गया। एवरीबडी क्लियर? लेकिन एक बच्चों ज्यादा एग्जाम में आता नहीं है। ये तीन जो है वो बहुत फ्रीक्वेंटली आते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सिंगल फ्यूचर कैश फ्लो, सैल्वेज होता है ना, सैल्वेज, किसी प्रोजेक्ट के एंड में आपको सैल्वेज मिलेगा, वो सिंगल फ्यूचर कैश फ्लो है। उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर। फिर बच्चों ये मल्टीपल अनइवन, मल्टीपल इवन जो है, इसका एग्जांपल आपका वो होता है ना ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, है ना। हर प्रोजेक्ट के इवैल्यूएशन में सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। तो वो अगर बच्चों हर साल अलग है कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, तो मल्टीपल अनइवन जैसा कैलकुलेशन करना, ये टेबल बना के। अगर हर साल सेम है तो टेबल का जरूरत नहीं है, आप बिंदास उसको कैश फ्लो पर एनम को पीवीएएफ एन्युइटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लोज मिल जाएगा जो सेम एवरी ईयर है। एवरीबडी क्लियर? तो इसके साथ बच्चों हमने हमारा एनपीवी का डिस्कशन कंप्लीट किया। अब जाते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट टेक्निक। बच्चों अगला टेक्निक है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ठीक है, पीआई, बहुत सिंपल टेक्निक है। फॉर्मूला क्या है इसका? पीवी ऑफ सीआई अपॉन पीवी ऑफ सीओ, हो गया, और कुछ भी नहीं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। मोर इंपॉर्टेंटली इसको कैपिटल रैशनिंग में यूज किया जाता है। अगर आपको याद होगा कैपिटल बजटिंग में ही एक कॉन्सेप्ट है, एक सिनेरियो है कॉल्ड एज कैपिटल रैशनिंग। उस सिनेरियो में बच्चों ये प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स काम आता है। अदरवाइज एक नॉर्मल प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन क्वेश्चन में भी वो लोग बोल सकते हैं कैलकुलेट पीआई, तो ठीक है, पीवी ऑफ सीआई निकालने का, पीवी ऑफ सीओ निकालने का, पीवी ऑफ सीआई अपॉन पीवी ऑफ सीओ करेंगे तो पीआई आ जाएगा। हो गया डिस्कशन पीआई का। जाते हैं नेक्स्ट टेक्निक की तरफ। बच्चों अगला टेक्निक है पांचवा, जिसका नाम है आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ये टेक्निक क्या है? देखो मैथमेटिकली अगर मैं बोलूं तो ये टेक्निक वो डिस्काउंटिंग रेट है जिस पे एनपीवी जीरो आता है। मैं वापस रिपीट करता हूं, आईआरआर इज दैट डिस्काउंटिंग रेट एट विच एनपीवी इज जीरो। बट उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है? आईआरआर ना वो रेट है जो प्रोजेक्ट अपने इन्वेस्टर को एक्चुअली ऑफर कर रहा है। ठीक है, द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड बाय द प्रोजेक्ट टू द इन्वेस्टर इज आईआरआर। चिल्ड्रन में जनरली ऐसा बोलता हूं, देखो इफ एनपीवी एट द रेट x%, कोई भी परसेंट पे आपने एनपीवी निकाला, वो अगर पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि आईआरआर जो है ना वो x% से ज्यादा है। लेकिन अगर एनपीवी एट द रेट x% नेगेटिव आता है मतलब आईआरआर x% से कम है। सबको समझ में आ रहा है? आईआरआर x% से कम है। और अगर एनपीवी एट द रेट x% जीरो आता है, ठीक है, अगर एनपीवी एट द रेट x% इज जीरो तो मतलब आईआरआर x% है। मतलब वही चीज होगी, जिस रेट पे एनपीवी जीरो आता है वो रेट आईआरआर है। वो रेट ऐसा रेट है जो प्रोजेक्ट एक्चुअल रिटर्न दे रहा है टू द इन्वेस्टर। आईआरआर इज नथिंग बट द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड बाय द प्रोजेक्ट टू द इन्वेस्टर। उसको निकालते कैसे है? ट्रायल एंड एरर से ही करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने निकाला एनपीवी एट द रेट 10% और आया पॉजिटिव 2000, तो आपको क्या समझा? अच्छा, एनपीवी एट द रेट 10% पॉजिटिव है मतलब आईआरआर 10% से ज्यादा है।
तो ढूंढते आगे एनपीवी एट द रेट 15%, ट्रायल कर रहे हैं अपन, ठीक है ना, हम ऐसा ट्रायल कर रहे हैं जिससे हम वो रेट ढूंढ पाए जिसपे एनपीवी 0 आ जाए। तो बच्चों 15% पे ट्राई किया तो लेट्स से गिर के पॉजिटिव 57 हो गया। बच्चों 15% पे अभी भी पॉजिटिव है, मतलब कहना है आईआरआर 15% से भी ज्यादा है, तो हमने एनपीवी एट द रेट 20% करेंगे और ऊपर जाएंगे। तो बच्चों लेट से एनपीवी गिर के हो गया नेगेटिव 3605। एनपीवी एट द रेट 20% नेगेटिव है, मतलब कहना इसे आईआरआर 20% के नीचे है। तो हमको समझता है देयरफॉर आईआरआर लाइज बिटवीन, ठीक है, इट लाइज बिटवीन 15% एंड 20%। सबको समझ में आ रहा है, 15% और 20% के बीच में। फिर बच्चों आप वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इंटरपोलेशन करके आप वो आईआरआर ढूंढ लोगे जिसपे एनपीवी 0 आता है। एवरीबॉडी क्लियर? तो इसके साथ हमारा आईआरआर का डिस्कशन हो गया। आईआरआर क्या है बच्चों? इट इज द एक्चुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑफर्ड बाय द प्रोजेक्ट टू द इन्वेस्टर। मैथमेटिकली स्पीकिंग क्या है? इट इज दैट डिस्काउंटिंग रेट जिसपे एनपीवी 0 आता है, वो ट्रायल एंड एरर से निकालना पड़ेगा। एंड एक बार आपको समझ गया आईआरआर कौन से दो रेट के बीच में है, फिर आप इंटरपोलेशन करके ढूंढ सकते हो। आपको आई होप याद है इंटरपोलेशन कैसे करते हैं, राइट? सो विद दैट वी कंप्लीट द डिस्कशन ऑफ आईआरआर। जाते हैं अगले टेक्निक की तरफ। बच्चों 6 टेक्निक जो है ना, उसका नाम है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड ना पेबैक पीरियड जैसा ही है, इट इज स्टिल कैलकुलेटिंग द टाइम टेकन बाय द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, आपका पैसा रिकवर करने के लिए, बरोबर। आपने कुछ पैसा आपके प्रोजेक्ट में डाला है तो कितना जल्दी रिकवर होएगा, वो पेबैक पीरियड है। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मतलब क्या, याद है ना, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एंड पेबैक पीरियड का कॉम्बो है ये। मतलब यहां पे हम लोग ये देखेंगे कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लोज जो है वो कितना जल्दी हमारा पैसा रिकवर करके देता है। पेबैक पीरियड में क्या करते थे, नॉर्मल कैश फ्लोज को देखते थे हम लोग, बरोबर। नॉर्मल कैश फ्लोज हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना जल्दी रिकवर कर रहा है, वो था पेबैक पीरियड। लेकिन वो कैश फ्लोज का पहले मैं प्रेजेंट वैल्यू निकालूं और फिर पता करूं कि प्रेजेंट वैल्यू से मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना जल्दी रिकवर हो रहा है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। उसका टेबल बनता है बच्चों, ईयर, कैश इनफ्लो, फिर उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट सम परसेंट जो भी दिया है उसे मल्टीप्लाई करके पहले प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और फिर हम इस प्रेजेंट वैल्यू का क्यूमुलेशन करेंगे। उससे पता चलेगा कि डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड कौन से 2 साल के बीच में है, 3 and 4, 5 and 6, 4 and 5, वॉट एवर। एंड देन बच्चों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड निकालेंगे इंटरपोलेशन करके। एवरीबॉडी क्लियर? तो इसके साथ अपना डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का डिस्कशन खत्म होता है। मूविंग ऑन चिल्ड्रन टू द नेक्स्ट। बच्चों 7वां टेक्निक है ना, उसको कहते हैं मॉडिफाइड आईआरआर, ठीक है, मॉडिफाइड आईआरआर, एमआईआरआर। अब ये टेक्निक में क्या है बच्चों, 2 ही स्टेप है। मैं लिखता हूं यहाँ पे स्टेप 1, री इन्वेस्ट कैश फ्लोज, ठीक है, एट द रेट री इन्वेस्टमेंट रेट टू फाइंड वन लमसम फ्यूचर वैल्यू कैश इनफ्लो। इसका मतलब क्या है कि आपने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया है वहां से जो भी कैश इनफ्लोज आएगा उसको आप री इन्वेस्ट करते जाओ टू फाइंड वन लमसम फ्यूचर कैश इनफ्लो, ठीक है। उसका टेबल ऐसा बनता है, ईयर, कैश फ्लो, फिर हम उसको कंपाउंडिंग फैक्टर एट द रेट, जो भी री इन्वेस्टमेंट रेट रहेगा उस पर कंपाउंड करके फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे लास्ट डेट का, है ना, जितने भी साल होंगे उसका तुमको यहाँ पे फ्यूचर वैल्यूज मिल जाएगा। टोटल रहेगा ना बच्चों, इसको हम लोग कहेंगे लम सम फ्यूचर वैल्यू कैश इनफ्लो। एक बार आपको ये फ्यूचर वैल्यू मिल गया, फिर बच्चों हम स्टेप 2 में जाएंगे जहां पे हम मॉडिफाइड आईआरआर कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करने का, एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन, ठीक है। एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आर रेज टू एन। इसमें क्या है, एफ वी यही है आपका लम सम फ्यूचर वैल्यू कैश इनफ्लो, ये आपका एफ वी फ्यूचर वैल्यू हो गया। पीवी क्या है, आपने जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है, करेक्ट। और ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया है बच्चों, ये अगर इतने साल में यहां तक पहुंचा है तो आपने कितना आर कमाया होगा। एवरीबॉडी फॉलोइंग, मैं वापिस बोलता हूं, आपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट किया था, वो इतने साल में यहां तक ग्रो हो गया, बरोबर, 1 फ्यूचर कैश इनफ्लो तक ग्रो हो गया है, तो बच्चों आपने कितना आर कमाया होगा, दैट इज नथिंग बट मॉडिफाइड आईआरआर। सबको समझा, ये आपका मॉडिफाइड आईआरआर है। सिंपल, सबको समझ में आया। तो इसके साथ अपना 7वां टेक्निक भी डिस्कशन खत्म हो जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो अपना थियरी पढ़ के हो गया है, जो बेसिक थियरी है, 7 टेक्निक दिखा दिए। अब हम सम्स की तरफ जाते हैं। चिल्ड्रन, योर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ जेके शाह क्लासेस टेक्स्ट बुक, क्वेश्चन नंबर 1। ये क्वेश्चन बच्चों एआरआर निकालना है, एआरआर का फॉर्मूला नंबर 2 से करना है।
एवरेज एनपीएटी अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100। एवरेज एनपीएटी कैसे निकालेंगे? इसका सिंपल एवरेज, एनपीएटी तो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, सिंपल एवरेज निकालो आपको एवरेज एनपीएटी मिल जाएगा। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है, सैलवेज दिया है, लाइफ दिया है, इससे आप आराम से एवरेज इन्वेस्टमेंट निकाल सकते हैं। एंड एवरेज एनपीएटी अपॉन एवरेज इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करोगे तो आपको एआरआर मिल जाएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 है ना, एक नॉर्मल एनपीवी कैलकुलेशन करने का है। पीवी ऑफ सीआई माइनस पीवी ऑफ सीओ, आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न 12% है, 2 प्रोजेक्ट दिए हुए हैं, ओके, इनका एनपीवी निकालना है। अभी आप प्रोजेक्ट ए की तरफ देखोगे तो आपको दिखेगा इनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 2 lakhs है। एंड एज यू नो, कोई भी कैश फ्लो आज होता है ना तो उसका डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 ही रहता है, कोई भी रेट हो, तो देयरफॉर इसका प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख इंटू 1 ही होगा ना, ये इनिशियल आज का इन्वेस्टमेंट है। तो पीवी ऑफ सीओ 2 लाख। इफ यू सी द कैश इनफ्लोज तो हर साल सेम है 50,000, या एन्युइटी हो गया, तो उसका पीवी ऑफ सी आई कैसे निकालेंगे? 50,000 इंटू पीवी ए एफ करेंगे तो तुमको पीवी ऑफ सी आएगा, पीवी ऑफ सी आई माइनस पीवी ऑफ सी ओ, आपको एनपीवी मिल जाएगा ए का। एनपीवी बी का कैसे निकालेंगे? इसका पीवी ऑफ सी आई निकालने के लिए आप एन्युइटी नहीं कर सकते, हर साल अलग है, एंड देयरफॉर आपको वो मल्टीपल अनइवन कैश फ्लो वाला टेबल बनाना पड़ेगा, डिस्काउंटिंग वाला, ईयर, कैश फ्लो, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द 12% प्रेजेंट वैल्यू, वो करके आपको पीवी ऑफ सी आई मिल जाएगा माइनस पीवी ऑफ सी ओ, आपको प्रोजेक्ट बी का एनपीवी मिल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 2। चलो आगे जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो बच्चों अभी क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है टू कैलकुलेट आईआरआर। ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट पीवी ऑफ सीओ, ये आपके 5 कैश इनफ्लोज, आपको ट्रायल एंड एरर करने, अलग अलग रेट पे एनपीवी निकालना है, तब तक निकालना है जब तक आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एनपीवी ना मिले, बिकॉज एनपीवी जो जीरो रहेगा वो इन दोनों के बीच में रहेगा, एंड वो रेट जिस पे एनपीवी जीरो रहेगा वो आपका आईआरआर है। इंटरपोलेशन करना है, बरोबर, नॉर्मल ट्रायल एंड एरर करना है। एवरीवन क्लियर? अब आप बोलोगे यहाँ पे तो सर कोई क्वेश्चन पे रेट दिया नहीं है कि स्टार्ट कहाँ से करना है। कोई बात नहीं, आप 10% पे स्टार्ट कर लो। 10% पे एनपीवी पॉजिटिव आया तो 15 पे जंप मारो, 10% पे एनपीवी नेगेटिव आया तो 5 पे जंप मारो। कीप सर्चिंग जब तक आपको एक पॉजिटिव एक नेगेटिव ना मिले, एंड देन इंटरपोलेशन करके आईआरआर निकालना है, और कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 था। चलो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 भी वापस इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न निकालने का ही क्वेश्चन है। ये देखो आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है, अब ये 68,000 जो दिया है ना वो आपका नेट ऑपरेटिंग इनकम आफ्टर डेप्रिसिएशन, मतलब ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया है, इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, है ना। एनपीबीटी माइनस टैक्स विल गिव एनपीएटी एट डेप्रिसिएशन, तब आपको मिलेगा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स। आप कन्वर्ट करोगे ना तो आपको 1,09,400 ऐसा कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिल जाएगा। एंड बच्चों हो गया क्वेश्चन सॉल्व। आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट 3,60,000, एवरी ईयर आपको मिलने वाला है 1,09,400 5 साल के लिए। आईआरआर निकालो, ट्रायल एंड एरर करो। ये तुमको देखो पीवीएएफ दिया है अलग अलग रेट पे, है ना, ये अलग अलग रेट पे पीवीएएफ दे रखा है। आराम से आप एनपीवी कैलकुलेशंस करके ट्रायल एंड एरर करके आईआरआर निकाल सकते हो। ये एक तरीका है। एक और तरीका है इस पे बच्चों शॉर्टकट करने का, मैं आपको दिखा देता हूं यहाँ पे। ये देखो, ये क्वेश्चन नंबर 4 ऐसा कर सकते हैं। ये देखो, एट द रेट आईआरआर, मतलब आईआरआर पे अगर मैं डिस्काउंटिंग करता हूं तो बच्चों एनपीवी जीरो आता है। एनपीवी जीरो आने के लिए कहना इसे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। डू यू एग्री विथ मी? पीवी ऑफ सीआई और पीवी ऑफ सीओ सेम होना चाहिए। अब बच्चों हमें मालूम है कि पीवी ऑफ सीओ हमारा 3,60,000 है, तो मैं लिखता हूं 3,60,000। अब जो पीवी ऑफ सीआई है, डू यू अंडरस्टैंड, 1,09,400 एवरी ईयर मिलेगा 5 साल के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूं 1,09,400 मल्टीप्लाइड बाय पीवीएएफ, बरोबर ना। एन्युटी फैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे, कौन सा एन्युटी फैक्टर? आईआरआर, करेक्ट। आईआरआर पे डिस्काउंटिंग कर रहे हो 5 साल के लिए। सो देयरफॉर पीवीएएफ ऑफ आईआरआर 5 years विल बी 3,60,000 डिवाइडेड बाय 1,09,400, ये आपका आ जाएगा बच्चों 3.29। तो हमें आईआरआर पता नहीं क्या है, बट इतना मालूम है कि उसका पीवीएएफ जो है ना 5वें साल का, वो 3.29 होना चाहिए। सो ढूंढते हैं फिर। अब बच्चों उन्होंने तुमको क्वेश्चन में पीवीएफ दे रखा है, 16% पे 3.27 है, 15% पे 3.35 है। आईआरआर जो भी है वो इन दोनों के बीच में है ना, बिकॉज उसका पीवीएफ 3.29 है। तो कैन आई से दैट IRR जो है लाइज बिटवीन, ठीक है, इट लाइज बिटवीन 15% एंड 16%। फिर मैं एक ऐसा
टाइम स्केल या नंबर स्केल बना देता हूँ। 15%, 16% और उसके बीच में है IRR। 15% पे 3.35 का PVAF है, 16% पे 3.27 का PVAF है, IRR बच्चों कहने से उसका PVAF 3.29 है। सबको समझा यहाँ तक? अब इसका इंटरपोलेशन करते हैं। 15% से मैंने रेट अगर 1% से बढ़ा दिया तो कहना से PVAF जो है वो आपका 3.35 से 3.27 तक गिरेगा, बरोबर। इसका मतलब 0.08 से गिरा, ठीक है। लेकिन मैं चाहता था कि 3.35 से वो सिर्फ 3.29 तक गिरे, मतलब मुझे 0.06 से ही फॉल चाहिए था। तो मुझे कितने से बढ़ाना चाहिए था? 0.06 डिवाइडेड बाय 0.08 इंटू 1, और वो आता है 0.75 से बढ़ाना चाहिए था 15% से। सो देयरफॉर मेरा IRR आ गया 15.75%। ऐसे भी आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो विद दैट वी कंप्लीट द डिस्कशन टू क्वेश्चन नंबर 4। चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 चिल्ड्रन, क्वेश्चन 5 जो है ना वो कैपिटल रैशनिंग सिचुएशन है। कैपिटल रैशनिंग मतलब क्या कि हमारे पास बाबा इतना ही पैसा है, सब प्रोजेक्ट खरीदने का ताकत नहीं है, तो ठीक है, तो हम लोग सिर्फ उतने ही प्रोजेक्ट खरीदेंगे जो हमारे बजट में भी बैठते हैं और हमको हाईएस्ट एनपीवी देते हैं। सो बेसिकली इन दिस क्वेश्चन इन कैपिटल रैशनिंग यू हैव टू सिलेक्ट दोज प्रोजेक्ट्स और क्रिएट सच अ प्रोजेक्ट कॉम्बिनेशन जो ना सिर्फ आपके बजट में बैठता है लेकिन आपको हाईएस्ट एनपीवी भी देता है। अब ये करने के लिए बच्चों देर आर टू डिफरेंट अजम्पशंस, ठीक है। यहाँ पे अजम्पशन बोला कि अज्यूम दैट द प्रोजेक्ट्स आर डिविजिबल। दूसरा अजम्पशन आ सकता है प्रोजेक्ट्स आर इनडिविजिबल। अगर प्रोजेक्ट्स इनडिविजिबल है तो आपको ट्रायल एरर करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, चलो ए बी एंड सी का एक बंच बना के देखते हैं हमारे बजट में बैठता है क्या, अगर बैठता है तो उसका एनपीवी कितना है। ऐसा अपने बजट में बैठने वाले अलग अलग बंच आपको बनाने पड़ेंगे, ए बी के साथ सी, ए बी के साथ डी, या सी डी के साथ ई। ऐसे होते हैं उतने आपको कॉम्बिनेशन बनाने पड़ेंगे जो आपके बजट में बैठते हैं। बजट में बैठता है मतलब आपका जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो 1,20,000 के अंदर है। एंड देन ये सारे कॉम्बिनेशंस का टोटल एनपीवी देखने का। टोटल एनपीवी मतलब अगर लेट से मैंने ए बी एंड सी का एक कॉम्बिनेशन बनाया है तो ए बी एंड सी इन तीनों का टोटल एनपीवी कितना है वो लिख देने का। ऐसा आपके सारे कॉम्बिनेशंस का जो भी एनपीवी रहेगा, टोटल एनपीवी ऑफ ईच कॉम्बिनेशन, वो चेक करने का। जिस कॉम्बिनेशन का टोटल एनपीवी सबसे ज्यादा है वो आपका आंसर है, क्योंकि वो कॉम्बिनेशन आपके बजट में भी बैठता है और आपको हाईएस्ट एनपीवी भी देता है। दिस इज इफ इट इज एन इनडिविजिबल अजम्पशन। डिविजिबल रहेगा तो डिविजिबल का मतलब क्या है बच्चों, पहले तो ये समझो। डिविजिबल मतलब आप एक प्रोजेक्ट का टुकड़ा भी ले सकते हो। इनडिविजिबल मतलब लेना है तो पूरा लो, नहीं तो कुछ मत लो। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिविजिबल एंड इनडिविजिबल। तो इनडिविजिबल में क्या करना है आपको समझा। डिविजिबल में बच्चों क्या करना है, डिविजिबल में आपको सिंपली 3 स्टेप फॉलो करने हैं। आप ट्रायल एरर कर नहीं पाओगे, बिकॉज अगर आप टुकड़ा भी ले सकते हो ना प्रोजेक्ट का तो कितने हजारों करोड़ों ट्रायल्स बनेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल 3 स्टेप फॉलो करना है। स्टेप 1, हर एक प्रोजेक्ट का आपको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकालना है, ठीक है। पीआई फॉर्मूला क्या है, पीवी ऑफ सीआई अपॉन पीवी ऑफ सीओ। दूसरा, एक बार पीआई निकल गया तो स्टेप 2 है ना, आपको सारे प्रोजेक्ट्स को रैंकिंग देना है बेस्ड ऑन पीआई। जो सबसे ज्यादा पीआई रहेगा उसका रैंक सबसे ज्यादा, सबसे कम उसका सबसे लास्ट का रैंक। और उसके बाद बच्चों आपको टॉप के 1 2 3 4 जितने भी रैंक्स आपके बजट में आप बैठा सकते हो उतने आप प्रोजेक्ट्स ले लो, बाकी सब छोड़ दो। एवरीबॉडी क्लियर? ऑफ कोर्स इसके अंदर बिकॉज आप एक टुकड़ा भी ले सकते हो तो उसके वजह से आपका पूरा 1,20,000 इसमें चला जाएगा। उसमें ऑफ कोर्स आपको 2-3 प्रोजेक्ट या 3-4 प्रोजेक्ट जो भी है, जो टॉप के फ्यू रैंक्स है वो तो पूरे मिल जाएंगे, लेकिन लास्ट में जितना थोड़ा पैसा बचा उससे आप नेक्स्ट वाला रैंक का एक टुकड़ा भी खरीद सकते हो। एवरीबॉडी क्लियर? एंड दैट बिकम्स योर फाइनल आंसर। तो ये हो गया आपका कैपिटल रैशनिंग क्वेश्चन नंबर 5। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों मॉडिफाइड आईआरआर का क्वेश्चन है, ठीक है। मॉडिफाइड आईआरआर में 2 ही स्टेप करने का है। जितना आपको कैश इनफ्लोज मिलने वाला है प्रोजेक्ट से उसको री इन्वेस्ट करते जाओ एट द रेट री इन्वेस्टमेंट रेट, जो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। आप उसको री इन्वेस्ट करते जाओगे तो एट द एंड ऑफ 5th ईयर आपको एक लंप सम फ्यूचर वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो मिल जाएगा, बरोबर। वो जो भी फ्यूचर वैल्यू आपका रहेगा, ये 1,36,000 बच्चों जो आपका इन्वेस्टमेंट है उसको प्रेजेंट वैल्यू समझना into 1 plus r raised to n, n is 5 years। तो मतलब आपने 1,36,000 इन्वेस्ट किया आज, 5 साल में ये फ्यूचर वैल्यू तक ग्रो हो गया तो मतलब आपने कितना आर कमाया रहेगा। ये आर आपको ढूंढना है। एन आपके पास है, पीवी है, एफ वी आपने कैलकुलेट कर रखा है, ये आर
बच्चों आपका मॉडिफाइड आईआरआर हो गया। एवरीबडी क्लियर? तो उसके साथ क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 7 एक नॉर्मल एनपीवी क्वेश्चन है, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो 6 लाख का, वर्किंग कैपिटल 80,000 का आज आउटफ्लो है, और यही 80,000 एट द एंड ऑफ लाइफ आपको रिकवर भी हो जाएगा, तो वो आपके लिए एक इनफ्लो भी हो गया। ठीक है, लाइफ इज 5 years, नो सैलवेज, एसएलएम डेप्रिसिएशन, फिर सीएफ80 का डेटा दे रखा है। सीएफ80 मतलब कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स। आप जो ये ऑपरेटिंग कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स करते हो कैलकुलेट, उसका डेटा यहाँ दे रखा है। कैन यू सी बिफोर टैक्स कैश इनफ्लोज दिया है, मतलब बेसिकली नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स दिया है। इसको आपको सीएफ80 में कन्वर्ट करके डिस्काउंटिंग करना है, और तो कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में। टैक्स रेट दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ये आपका डिस्काउंटिंग रेट है। नाउ दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट एनपीवी, वो तो ठीक है। फिर आईआरआर भी पूछ रहे हैं। आईआरआर के लिए उन्होंने तुमको हिंट दिया है, देखो 12, 14 और 15 ये 3 रेट्स दिया है, इसी के आसपास आपका आईआरआर है, आपको ट्रायल एंड एरर से करना पड़ेगा। एज फार एज पे बैक पीरियड एंड डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड, आपको उसका पूरा फॉर्मेट तो पता ही है। हाँ, एक चीज है कि जब आप डिस्काउंटेड पे बैक करो या पे बैक पीरियड करो, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में 6 लाख भी लेना और 80,000 भी लेना जो आप वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हो। सो बेसिकली आपका जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है वो 6,80,000 हो जाएगा। एवरीबडी क्लियर? दूसरी बात, जब आप कैश इनफ्लोज लिखोगे ना पे बैक पीरियड के लिए, तो आपके जो भी 5 साल के जो CF80s रहेंगे कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स, उसमें 5वें साल में जो ये 80,000 आपको रिकवर हो रहा है वो भी ऐड करना भूलना मत, है ना। तो विद दैट चिल्ड्रन वी कंप्लीट द डिस्कशन टू क्वेश्चन नंबर 7। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने तुमको 2 प्रोजेक्ट्स दिए हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, और वैसे उसका इवेल्युएशन करने का है। देखो ये प्रोजेक्ट ए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ये प्रोजेक्ट बी का इनिशियल इन्वेस्टमेंट, दोनों का लाइफ 5 साल। प्रोजेक्ट ए 4 लाख रुपए देगा एवरी ईयर कैश इनफ्लो, प्रोजेक्ट बी देगा 5,80,000। तो चिल्ड्रन 4 लाख इंटू PVAF अगर आप करोगे 10% 5 years, तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आएगा ए के लिए, माइनस 12 लाख करोगे तो आपको NPV ऑफ ए आ जाएगा। सिमिलरली 5,80,000 इंटू PVAF ऑफ 10% 5 years करोगे तो आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ जाएगा बी के लिए, एंड देन उसमें से आप कहना इसे ये 18 लाख रुपीज माइनस कर दोगे तो आपको NPV आ जाएगा। वो पूछ रहे विच ऑफ द 2 प्रोजेक्ट्स आर प्रेफरेबल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ NPV, जिसका भी NPV ज्यादा रहेगा वो प्रेफरेबल है। वो लोग ने प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स भी पूछा है, तो दोनों का PI निकालो, जिसका PI ज्यादा है वो बेटर है अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। एवरीवन अंडरस्टैंडिंग? एंड देन वो लोग बच्चों IRR भी निकालने बोल रहे हैं इस प्रोजेक्ट के लिए, जिसके लिए उन्होंने तुमको हिंट भी दे रखा है। इट इज समवेयर नियर 18% एंड 20%। ढूंढो उस रेट को जिसपे पहले तो एक आपको पॉजिटिव मिलेगा एक नेगेटिव मिलेगा, इंटरपोलेशन करके वो रेट ढूंढो जिसपे NPV 0 आ जाएगा। सो चिल्ड्रन दिस वाज एज फार एज क्वेश्चन 8 इज कंसर्न। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 भी एक नॉर्मल NPV निकालने वाला क्वेश्चन है, इसके डिस्कस करता हूं। ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट 400 लाख हो गया। फिर बच्चों उन्होंने तुमको अर्निंग्स बिफोर डेप एंड टैक्स दिया है, मतलब ये नेट प्रॉफिट बिफोर डेप एंड टैक्स दिया है। लाइफ यहाँ पे 5 साल है, इसको ऑफ कोर्स आपको चेंज करके CF80 करना पड़ेगा। यस, नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स माइनस डेप्रिसिएशन, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स माइनस टैक्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐड डेप्रिसिएशन, कैश फ्लो आफ्टर टैक्स, हर एक साल का अलग करेंगे एंड डिस्काउंट करके अपन CF80 का प्रेजेंट वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो होगा। उसके बाद वो लोग बोल रहे हैं आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, WDV डेप्रिसिएशन है 20% का। ऑलवेज रिमेंबर, अगर WDV डेप्रिसिएशन आता है तो पहला पॉइंट आपका CF80 में कोई भी साल आप क्लब करके PVAF नहीं कर सकते, आपको हर एक साल का अलग करना पड़ेगा, क्योंकि अगर WDV डेप्रिसिएशन है तो हर साल का डेप्रिसिएशन अलग होएगा एंड देयरफॉर हर साल का टैक्स अलग होएगा एंड देयरफॉर हर साल का CF80 अलग होएगा। आप PVAF यूज नहीं कर सकते, ये मल्टीपल अनइवन कैश फ्लो मॉडल में चला जाएगा एंड देयरफॉर आपको हर एक साल का CF80 उस साल के डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी बात, जब भी आप WDV डेप्रिसिएशन देखो, याद रखो कि जब भी एट द टाइम ऑफ सेल, आप जब भी मशीन को सेल करोगे, यहाँ पे तो लोग खेल रहे हैं स्क्रैप वैल्यू एट द एंड ऑफ 5 years इज 0, ठीक है, तो सैल्वेज इज 0। लेकिन सैल्वेज 0 हो या कुछ भी हो, बच्चों आपको इतना समझना है कि WDV डेप्रिसिएशन जब भी होता है तब एट द टाइम ऑफ सैल्वेज एट द एंड ऑफ लाइफ आपको कंपेयर करना होता है सेल वैल्यू विद द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू। जो भी आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन द मशीन था उसमें से आपने 5 साल का डेप्रिसिएशन निकालने के बाद जो भी रिटर्न डाउन वैल्यू रहेगा, जो आपका बुक वैल्यू कहा जाएगा एट दैट टाइम, उसको आपको कंपेयर करना है विद द सेलिंग प्राइस। अगर सेलिंग प्राइस बुक वैल्यू एट द टाइम ऑफ सेल से ज्यादा है
तो जो गैप होएगा उसको हम लोग STCG कहेंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, जिस पे आपको टैक्स भरना पड़ेगा। इट विल रिजल्ट इन अ कैश आउटफ्लो एट द एंड ऑफ लाइफ। लेकिन अगर सैल्वेज वैल्यू जो है, जो सेल वैल्यू जो है, वो अगर आपके WDV या बुक वैल्यू एट टाइम ऑफ सेल से कम है, दो बच्चों वो STCL माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, जिस पे ऑफ कोर्स यू विल बी सेविंग टैक्स। एवरीबॉडी क्लियर? एंड ईयर तो ऑफ कोर्स यहाँ पे जीरो है सैलवेज, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ही होना है, करेक्ट। और वो जो टैक्स सेविंग्स होएगा ड्यू टू STCL, उसको आपको PV ऑफ CI के अंदर रखना है। एवरीवन रिमेंबर्स दिस? बस और तो कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, ये टैक्स रेट हो गया। तो अगर आप देखो, दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट NPV, उन्होंने तुमको 12% के डिस्काउंटिंग फैक्टर्स भी दे दिए। तो यहाँ पे बच्चों कहने से एक आउटफ्लो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, एक इनफ्लो है CFAT 5 साल का, एंड देन ये गेन या लॉस जो भी है उस पर डिपेंड करता है इनफ्लो या आउटफ्लो। गेन रहेगा तो बच्चों आउटफ्लो होएगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स पेमेंट, लॉस होएगा तो इनफ्लो होएगा इन द फॉर्म ऑफ टैक्स सेविंग्स, है ना। तो उसके साथ अपना क्वेश्चन नंबर 9 का डिस्कशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 भी बच्चों नॉर्मल NPV वाला ही क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे वो लोग कह रहे हैं कि एक मशीन, एक डायग्नोस्टिक मशीन का ये लोग बात कर रहे हैं कि लेना है कि नहीं। ये उसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया, लाइफ इसका 8 साल, और उसके बाद उसको सैलवेज मिलेगा 6,000। तो बच्चों कहने से, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो है 80,000 आज का, एक इनफ्लो है 8 साल के बाद 6,000 सैलवेज का, उसको आप डिस्काउंटिंग करके PV ऑफ CI में डाल देंगे। फिर बच्चों उन्होंने तुमको एनुअल कैश एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज बताया है, जिससे कहने से आप CFAT भी निकाल सकते हो, बरोबर। कैश रेवेन्यूज माइनस कैश एक्सपेंसेस विल गिव यू नेट प्रॉफिट बिफोर डेप्रीसिएशन एंड टैक्स। वहां से आपको नीचे पता ही है, आप यू कैन गो डाउन टिल CFAT बच्चों हर साल का यहाँ पे सेम होएगा। तो देयरफॉर हम लोग 21 साल का पर एनम बना के लास्ट में जो भी आपका पर एनम CFAT आएगा उसको PVAF से मल्टीप्लाई करके आपका टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज निकालेंगे। यहाँ पे एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है। वो लोग कह रहे हैं कि देखो ये डायग्नोस्टिक मशीन जो है अभी हम लोग खरीदने का सोच रहे हैं, लेकिन हमारे पास जितना पेशेंट डायग्नोस्टिक मशीन के लिए आते हैं ना, उसको हम लोग किसी बाजू के डायग्नोस्टिक सेंटर में भेज रहे थे, और वहां से हमको उस सेंटर से, जो हमारा नहीं था एक्सटर्नल सेंटर था, वहां से हमको कमीशन मिलता था 12,000 रुपया एवरी ईयर नेट ऑफ टैक्स। लेकिन बच्चों अगर ये डायग्नोस्टिक मशीन मैंने खरीद ली तो अब मेरे ये पेशेंट्स मेरे पास ही आएंगे, ऑफ कोर्स, जिससे मुझे ये रेवेन्यूज भी मिलने वाला है, और मैं ये पेशेंट्स को अभी उस डायग्नोस्टिक सेंटर में नहीं भेजूंगा। अब अगर मैं इन पेशेंट्स को डायग्नोस्टिक सेंटर में नहीं भेजता हूं तो वहां से कमीशन भी नहीं आएगा, एंड देयरफॉर इस डायग्नोस्टिक मशीन का ये एक रेलेवेंट कैश आउटफ्लो हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ लॉस ऑफ रेवेन्यू, है ना। दो टाइप के आउटफ्लो होते हैं, एक होता है एक्चुअल कैश आउटफ्लो, दूसरा अगर इस प्रोजेक्ट के वजह से मेरा अगर कोई रेवेन्यू का लॉस हो गया, रिडक्शन इन CI, तो वो भी एक कैश आउटफ्लो माना जाएगा फॉर दिस प्रोजेक्ट। एवरीबॉडी क्लियर? सो देयरफॉर उसी तरह अगर आपको याद होगा, दो टाइप का CO जैसे वैसे दो टाइप का CI भी रहता है। एक रहता है एक्चुअल CI जो मुझे मेरा प्रोजेक्ट देगा, दूसरा मेरा कोई एग्जिस्टिंग CO था, खर्चा था, जो इस प्रोजेक्ट के वजह से बच गया, सेविंग्स इन कैश आउटफ्लो, तो उसके भी अपन कैश इनफ्लो मानेंगे। वैसे यहाँ पे बच्चों ये जो है 12,000, ये मेरा लॉस ऑफ रेवेन्यू हो गया, एंड देयरफॉर आपको इस मशीन के NPV कैलकुलेशन में इसको CO में दिखाना पड़ेगा। ऑफ कोर्स 12,000 को आप मल्टीप्लाई करोगे बाय PVAF, क्योंकि हर साल का आपका लॉस है, राइट, 12,000 का। इसके अलावा बच्चों क्वेश्चन में कुछ नहीं है, NPV निकालने बोल रहे हैं, एंड देन PI भी निकालने बोल रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, PV ऑफ CI अपॉन PV ऑफ CO। तो उसके साथ अपना क्वेश्चन नंबर 10 का डिस्कशन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 चिल्ड्रन, क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसकी सबसे बड़ी खासियत है उनका लाइफ अलग है, ठीक है, 5 years एंड 6 years। लेकिन अब आपको अगर याद होगा 5 years एंड 6 years अगर दोनों का लाइफ अलग है तो उन दोनों का NPVs आप कंपेयर नहीं कर सकते। आपको याद है, आपको वो NPVs को डिवाइड करना पड़ेगा बाय PVAF। NPV ऑफ मशीन 1 को PVAF ऑफ 5 years से डिवाइड करना पड़ेगा, NPV ऑफ मशीन 2 को PVAF ऑफ 6 years से डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके आपको एनुअलाइज्ड गेन मिलेगा। एंड देन आपको सिलेक्ट करना है कौन से वाले प्रोजेक्ट का एनुअलाइज्ड गेन ज्यादा है उसको। एवरीबॉडी क्लियर? जिस प्रोजेक्ट का एनुअलाइज्ड गेन ज्यादा है वो सिलेक्ट होएगा। NPV देख के आप डिसीजन नहीं ले सकते क्योंकि यहाँ पे लाइफ अलग है। देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, टैक्स रेट 30% है, ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, और ये एनुअल इनकम बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन NPBDT पर एनम का दिया है, इसको आप CFAT में कन्वर्ट कर दो। तो बच्चों कहने से इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपका कैश आउटफ्लो है, और आपका ये जो 3,45,000 है वो आपका कैश इनफ्लो है पर एनम। ऑफ कोर्स 3,45,000 को आपको CFAT में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वो CFAT आपका कैश इनफ्लो रहेगा हर साल 5 साल के लिए। एंड सिमिलरली यहाँ पे भी डेटा दिया है 6 साल के लिए। आप दोनों का NPV निकाल सकते हैं। तो देर आस्किंग यू, देखो डेप्रिसिएशन तो स्ट्रेट लाइन पे ही है, तो ऑफकोर्स अपन पर एनम पे ही CFAT का कैलकुलेशन करेंगे, हर साल का करने का जरूरत नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू ना चिल्ड्रन
कैलकुलेट एनपीवी, एनपीवी तो निकाल देंगे, लेकिन जब वो पूछते हैं एडवाइस द मैनेजमेंट एज टू विच मशीन दे शुड टेक अप, तो बच्चों एनपीवी पर डिसीजन मत लेना, उसको डिवाइड करना बाय पीवीएफ, और जिसका एनुअलाइज्ड गेन जो आपको मिलता है अभी वो ज्यादा रहेगा उसको सिलेक्ट करना है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड तो आपको पता ही है, इसमें कोई एनुअलाइजेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। डिस्काउंटेड पेबैक में तो आपका वही एक टेबल बनता है, ईयर, कैश इनफ्लोज, डिस्काउंटिंग फैक्टर, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू। और वैसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में तो बच्चों ट्रायल एंड एरर करना है आपको। आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल यहाँ पे 12% है, लेकिन आईआरआर करने के लिए उन्होंने तुमको ये हिंट्स दिया है 13, 14, 15, 16 के आसपास कहीं तो आपका वो आईआरआर है जिससे आप ट्रायल एंड एरर करके निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उसके साथ बच्चों अपना क्वेश्चन नंबर 11 का डिस्कशन हो जाता है। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 बच्चों एक मिसिंग फिगर जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। मिसिंग फिगर्स, मिसिंग फिगर्स मतलब क्या करना है यहाँ पे, देखो वेरी सिंपल। सबसे पहले उन्होंने तुमको पूछा है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। एक चीज समझो, पहला दिया है एनुअल सेविंग्स इन कॉस्ट, मतलब ये आपका कैश इनफ्लो पर एनम हो गया, ठीक है। फिर उन्होंने तुमको आईआरआर दे दिया है। अभी आईआरआर अगर 15% है तो हमको इतना मालूम है कि एट द रेट आईआरआर एनपीवी 0 रहेगा, बरोबर। 15% पे डिस्काउंटिंग करेंगे तो एनपीवी 0 रहेगा। एनपीवी 0 होगा मतलब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो सेम रहेगा। एवरीबॉडी क्लियर बच्चों? कहना इससे अपने पास आराम से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो निकल सकता है, और वो ही देयरफॉर अपना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो हो जाएगा, अपना इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एवरीबॉडी क्लियर? देखो ना, उन्होंने सीआई पर एनम दे रखा है, डिस्काउंटिंग फैक्टर आईआरआर का दे रखा है। एट दिस रेट अगर मैंने डिस्काउंटिंग किया तो जो पीवी ऑफ सीआई आएगा वही आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा, एंड देयरफॉर उससे अपना कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट मिल जाएगा। दूसरी बात, पे बैक पीरियड। बच्चों पे बैक पीरियड यहाँ पे आपको दिख रहा है कैश इनफ्लोज हर साल सेम है, तो आपका जो भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट आया है ना, पॉइंट नंबर 1 डिवाइडेड बाय 60,000 अगर आप करोगे, ठीक है, डिवाइडेड बाय 60,000 करोगे एनुअल सीआई, आपको आपका पे बैक पीरियड मिल जाएगा। तीसरा चीज पूछ रहे कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बच्चों यहाँ पे उन्होंने तुमको प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स दे रखा है 1.064। 1.064 का मतलब क्या है बच्चों? अगर ये 1.064 है, इसका मतलब यही है ना कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो जो है वो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो से थोड़ा ज्यादा है। सेम होता तो कहना इसे प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 आता, राइट? पीवी ऑफ सीआई अपॉन पीवी ऑफ सीओ 1 आता, लेकिन यहाँ पे 1.064 दिया है, इसका मतलब पीवी ऑफ सीआई जो है वो पीवी ऑफ सीओ से थोड़ा ज्यादा है, बेसिकली अलग है। एंड मतलब इसका यह है कि यहाँ पे जो पीवी ऑफ सीआई है, जब पीआई 1.064 आया है, वो आईआरआर पे कैलकुलेट नहीं किया रहेगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे किया रहेगा, बरोबर। क्योंकि अगर आईआरआर पे डिस्काउंटिंग किया होता कैश इनफ्लोस का तो फिर प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स 1 आता। एवरीबॉडी क्लियर? तो अब हमको जानना है कि कौन सा वो रेट है जिस पे ये पीवी ऑफ सीआई आएगा। बच्चों कहना इसे, मेरे पास 1.064 का पीआई है, पीवी ऑफ सीआई मेरे पास नहीं है, लेकिन कहने से इनिशियल इन्वेस्टमेंट मेरा पीवी ऑफ सीओ तो है ही ना मेरे पास पॉइंट नंबर 1 से, इससे अपने को वो पीवी ऑफ सीआई मिल जाएगा जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे डिस्काउंटिंग करके आना चाहिए, और अपने पास कैश इनफ्लोस पर एनम तो है ही। तो चिल्ड्रन कह रहे थे 60,000 रुपीज पर एनम इनटू पीवीएफ ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर 4 years शुड गिव यू दिस पीवी ऑफ सीआई। वो कैलकुलेशन करके आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल जाएगा एज अ बैलेंसिंग फिगर यूजिंग दीज टेबल्स, है ना। यहाँ पे आपका टोटल पीवीएफ निकाल दो, आपको एक बार ये मिल गया तो बच्चों बहुत सिंपल है। देखो मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, यहाँ पे बच्चों लेट से आपको कुछ नंबर आया है, मैं उसको x लिखता हूँ, ठीक है, कीप इट एज x। वो नंबर है, आपको मिल गया रहेगा वो नंबर, क्योंकि आपके पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट तो है ही, 1.064 तो है ही, x आराम से मिल जाएगा। तो बच्चों कहना है 60,000 मल्टीप्लाइड बाई पीवीएफ ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर 4 years शुड गिव दिस ना, तब जाके पीवी ऑफ सीआई आ जाएगा। बच्चों 60,000 आपके पास है, ये नंबर आपके पास है, आप कॉस्ट ऑफ कैपिटल आराम से ढूंढ सकते हो। एक बार कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिल गया तो एनपीवी ढूंढना तो वेरी सिंपल है, बिकॉज आपके पास अभी पीवी ऑफ सीआई भी है, पीवी ऑफ सीओ भी है, पीवी ऑफ सीआई माइनस पीवी ऑफ सीओ करोगे तो आपको एनपीवी मिल जाएगा। सो विद दैट वी कंप्लीट द डिस्कशन टू क्वेश्चन नंबर 12। मूविंग ऑन चिल्ड्रन टू क्वेश्चन नंबर 13। ये एक बहुत बड़ा नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा है, तो आप जरा ध्यान से सुनना इसको। इसमें क्या क्या है बच्चों, देखो सबसे पहले यहाँ पे ना हम एक मशीन इंस्टॉल करने का बात कर रहे हैं। वो मशीन का काम क्या है कि मेरा जो एग्जिस्टिंग प्रोसेस है ना, जिसमें मैं ऑलरेडी काम कर रहा हूँ, उससे कुछ कचरा निकलता है। तो वो जो कचरा निकलता है, वो कचरे को एक मार्केटेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए मैं एक मशीन इंस्टॉल करने का सोच रहा हूँ। ऑफ कोर्स वो मशीन क्या करेगा, वो कचरे को एक मार्केटेबल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके बेचने में हेल्प करेगा, राइट। वी विल बी एबल टू सेल सो मेनी यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। वो फिनिश्ड गुड्स एक्चुअली क्या है, मेरे एग्जिस्टिंग मशीन का कचरा है जो मैंने फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया है।
तो बच्चों हम सोच रहे हैं ऐसा मशीन इंस्टॉल करने का है क्या, तो उसमें क्या क्या दिया है देखो। वो लोग बोल रहे करंटली जो कचरा है ना उसको निकालने के लिए हमने कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया जिसको मैं 50 लाख रुपए दे रहा हूँ, आने वाले 4 साल के लिए दूंगा। तो बच्चों डू यू रियलाइज अगर मैं ये मशीन इंस्टॉल करूंगा तो ये 50 लाख रुपए पर एनम मेरा सेव हो जाएगा। एंड देयरफॉर इसको आपको इनफ्लो में दिखाना पड़ेगा नेट ऑफ टैक्स। ठीक है, नेट ऑफ टैक्स। नेट ऑफ टैक्स का मतलब ये है कि जब मैं उस कॉन्ट्रैक्टर को 50 लाख दे रहा था, ये अलाउेबल एक्सपेंस था, तो मेरा कुछ टैक्स भी बच रहा था, तो अभी वो भी नहीं बचेगा। अगर ये एक्सपेंस ही नहीं होगा तो उस एक्सपेंस की वजह से जो टैक्स बचने वाला था वो भी नहीं बचेगा। इसके लिए मैंने बोला नेट ऑफ टैक्स आप इसको इनफ्लो में दिखा देना। फिर वो लोग बोलते हैं कि आपको एक कॉन्ट्रैक्टर के साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर तोड़ना है ना तो उसको कंपेंसेशन देना पड़ेगा 30 लाख का आज, वो आपका एक एडिशनल आउटफ्लो हो जाएगा। फिर बोलते हैं ये मशीन के लिए आपको लोन लेना पड़ेगा। तो बच्चों कहना इसे आपका इनफ्लोज में 200 लाख का आपको इनफ्लो दिखाना पड़ेगा लोन, और वही 200 लाख का आपका इन्वेस्टमेंट भी दिखाना पड़ेगा आउटफ्लो। सो इन पीवी ऑफ सीआई लोन रिसीव्ड टुडे 200 लाख इंटू वन, इन पीवी ऑफ सीओ इनिशियल इन्वेस्टमेंट 200 लाख इंटू वन। या तो दोनों दिखा दो या तो दोनों हटा ही दो ना, क्योंकि दोनों का एंड रिजल्ट तो वही है, ऊपर 200 नीचे 200, दिखाने का जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन ये लोन जब भी आप रीपे करोगे 4 इंस्टॉलमेंट्स में, वो दिखाना पड़ेगा 50 50 50 50। 50 लाख इंटू पीवीएफ करोगे तो आपका पीवी ऑफ सीओ में रीपेमेंट ऑफ लोन आ जाएगा। उसके बाद बच्चों वो लोग बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट आपका 16% है। इंटरेस्ट को अलग से पीवी ऑफ सीओ में दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये है ना अलाउेबल एक्सपेंस है, तो देयरफॉर हम हमारे CF80 के कैलकुलेशंस में कैश एक्सपेंसेस में जोड़ देंगे इंटरेस्ट को हर साल का। ऑफ कोर्स सिंस द प्रिंसिपल इज रिड्यूसिंग एवरी ईयर, लोन का प्रिंसिपल है वो हर साल रिड्यूस हो रहा है, सो देयरफॉर आपका इंटरेस्ट भी धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद एट द एंड ऑफ 4th ईयर बच्चों उन्होंने तुमको सैलवेज दिया है, नेट सैलवेज निकालने का आपको डेटा दिया है, वो आपके लिए बच्चों कहने से इनफ्लो हो जाएगा एट द एंड ऑफ 4th ईयर। उसके बाद ये पूरा डेटा जो दिया है वो आपका CF80 का दिया है। डेप्रिसिएशन देखो बच्चों हर साल अलग है, मतलब WDV है। WDV है मतलब बच्चों एट द एंड ऑफ लाइफ जब आप मशीन बेचोगे तो या तो गेन होगा या तो लॉस होएगा। गेन होएगा तो आप आउटफ्लो में दिखाना एज टैक्स पेड, लॉस होएगा तो इनफ्लो में दिखाना एज टैक्स सेव्ड। एवरीबॉडी क्लियर? चलो उसके बाद ये CF80 का डेटा दिया है। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि देखो आपको है ना आज वर्किंग कैपिटल के लिए इन्वेस्ट करना पड़ेगा 20 लाख, तो आपका ये आउटफ्लो हो जाएगा 20 लाख। फिर वो बोलते हैं कि एंड ऑफ ईयर ऑनवर्ड्स ना मेरे को, एंड ऑफ ईयर 1 ऑनवर्ड्स ना मेरे को वर्किंग कैपिटल का लेवल 20 नहीं चाहिए, 55 चाहिए। तो बच्चों एंड ऑफ ईयर 1 आपको 35 लाख और इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड देन वो बोलता है एंड ऑफ 4th ईयर पूरा का पूरा रिकवर कर दो, नील हो जाएगा वो। तो बच्चों बेसिकली पूरा 55 लाख आपका रिकवर हो जाएगा एट द एंड ऑफ ईयर 4। सो देयरफॉर आपका वर्किंग कैपिटल में आउटफ्लो में इनिशियल इन्वेस्टमेंट आज होएगा 20 लाख इंटू 1, एडिशनल इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो में 35 लाख इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ फर्स्ट ईयर, क्योंकि वो 1 साल के बाद आप इन्वेस्ट करने वाले हो, और फिर इनफ्लो में सीधा वर्किंग कैपिटल रिकवर्ड पूरा का पूरा 55 lakhs मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 4th ईयर। दिस इज द ट्रीटमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। उसके बाद वो लोग बोलते हैं कि देखो ये जो तुम्हारा पूरा प्रोजेक्ट है ना उसको हम लोग किसी ना किसी स्पेस में रखने वाले, सम एरिया सम स्पेस सम कैपेसिटी विल बी रिक्वायर्ड, और वो जो जगह है वो हम लोग अगर ये प्रोजेक्ट नहीं लेते ना तो किसी को भाड़े पे देते, 10 लाख रुपए हर साल मिलता। तो मतलब बच्चों ये अगर मैं मशीन सेटअप कर रहा हूँ तो बच्चों कहना इसे मैं जो जगह है जिस पे ये मशीन सेटअप करने वाला हूँ वो किसी को भाड़े पे अब नहीं दे सकता। एवरीबॉडी क्लियर? और सिंस मैं अब ये नहीं दे सकता, इस मशीन के वजह से, इस प्रोजेक्ट के वजह से मेरा ये लॉस ऑफ रेंट हो गया। नेट ऑफ टैक्स आप इसको आउटफ्लो में दिखाना। नेट ऑफ टैक्स का मतलब क्या है कि मैं अगर ये किसी को भाड़े पे देता तो 10 लाख तो मिलता, लेकिन 10 लाख में से मुझे टैक्स भी तो भरना पड़ता। करेक्ट? तो अब ये 10 लाख भी नहीं अगर मिल रहा है तो ये टैक्स भी नहीं भरना पड़ेगा, राइट? इसके लिए मैंने बोला नेट ऑफ टैक्स दिखा देना आप इसको आउटफ्लो में, इट्स अ लॉस ऑफ इनकम फॉर यू। उसके बाद बच्चों एक बहुत ट्रिकी एडजस्टमेंट दिया है लेबर का। वो लेबर का एडजस्टमेंट ऐसा है कि वो लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो ये आपका ईयर 1 का जो लेबर है ना 75 का, वो 75 lakhs में वो लोग कह रहे हैं कि देखो इट इंक्लूड्स वेजेस ऑफ 40 वर्कर्स हुज ट्रांसफर टू दिस प्रोसेस विल रिड्यूस आइडल टाइम पेमेंट्स ऑफ 15 लाख इन ईयर 1 एंड 10 लाख इन ईयर 2। तो 15 लाख इन ईयर 1 एंड 10 लाख इन ईयर 2 का मतलब क्या है? वो बोलते हैं देखो ये जो नया वाला प्रोजेक्ट है ना इसके लिए ईयर 1 में 75 लाख रुपीस का वेजेस लगेगा, लेकिन ध्यान से सुनना इसमें ना 15 लाख ऐसा है 40 वर्कर का वेजेस है जो एक्चुअली मेरे पास ऑलरेडी थे, वो लोग किसी और प्रोजेक्ट में काम
एक्चुअली नहीं कर रहे थे, ऐसे बैठ के टाइम पास कर रहे थे, पत्ते खेल रहे थे, लेकिन तो भी मैं उनको पैसा देता था, जिसकी वजह से हम उस वेजेस को आइडल टाइम वेजेस बोलते थे। लेकिन अब जब मैं ये नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहा हूं, मैं उनको बोल रहा हूं अभी बस, अभी पत्ते खेलना बंद करो, अभी काम पे लगो। तो जब ये लोग अब मेरे काम में लगते हैं, तो बच्चों कहने से वो आइडल टाइम का मेरा पेमेंट रिड्यूस हो गया। लेकिन पेमेंट तो पहले भी जा ही रहा था, पहले आइडल टाइम पेमेंट बोलता था, अभी मैं उसको प्रोडक्टिव पेमेंट बोलूंगा। एंड ऑफ द डे चिल्ड्रन, मेरे लिए कैश आउटफ्लो तो एनीवेज हो रहा है, मैं ये नया प्रोजेक्ट लूं या नहीं लूं, ये 40 वर्कर का जो टाइम पास कर रहे थे उनका तो पेमेंट पे एनीवेज कर रहा हूं, तो उनका पेमेंट बच्चों कहने से इररिलेवेंट हो जाएगा फॉर दिस न्यू प्रोजेक्ट, बिकॉज इवन इफ आई रिजेक्ट दिस प्रोजेक्ट, दिस कैश आउटफ्लो विल एनीवेज हैपन, राइट। एंड कोई खर्चा एनीवेज होने ही वाला है, वेदर मैं ये प्रोजेक्ट लूं या नहीं लूं, वो रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। एंड देयरफॉर ये 75 में से बच्चों आपको ये 15 लाख माइनस करना पड़ेगा, ये 75 लाख में से आपको 10 लाख माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि वो इररिलेवेंट है फ्रॉम फाइनेंशियल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। आगे जाते हैं, वो लोग बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स जो है ये, इट इंक्लूड्स अपॉर्शनमेंट ऑफ जनरल फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो अपॉर्शन्ड ओवरहेड्स आपको पता ही होगा, अपॉर्शन्ड ओवरहेड्स मतलब जो सेंट्रल ऑफिस का, हेड ऑफिस के जो खर्चे हैं उसको जो अपॉर्शन करते हैं टू डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, वो है ये सब। मैं वापस आपको वही सेम लॉजिक दूंगा, अगर ये वाला प्रोजेक्ट हमने रिजेक्ट कर दिया तो क्या वो खर्चे एनीवेज होने वाले हैं? द आंसर इज यस। तो देयरफॉर वो इररिलेवेंट हो गया फॉर द प्रोजेक्ट। कभी भी एलोकेटेड ओवरहेड्स को लेना मत। हाँ, लेकिन वो लोग कहते हैं एक्सेप्ट टू द एक्सटेंट ऑफ इंश्योरेंस चार्जेस ऑफ 30 lakhs, जो सिर्फ ये वेंचर पे पेबल है, तो हम ये पूरे एलोकेटेड ओवरहेड्स को उड़ा देंगे और उसके जगह पे 30 लाख एवरी ईयर लेंगे एज इंश्योरेंस चार्जेस। समझ में आया? दैट इज द ओनली रिलेवेंट कैश फ्लो। बस उसके बाद कुछ नहीं। टैक्स रेट 50% है। वो लोग पूछ रहे बताओ आपको ये प्रोजेक्ट लेना है कि नहीं, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो हम लेंगे, नेगेटिव है तो हम रिजेक्ट कर देंगे। सो विद दैट चिल्ड्रन वी कंप्लीट द डिस्कशन टू क्वेश्चन नंबर 13। लेट अस नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 चिल्ड्रन इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ज्यादा कुछ है नहीं। इट्स अ न्यू project again that you have to evaluate. Yes or no is the answer you have to give. Accept, reject type question. NPV calculation. It's a medium sized question, not as big as question number 13. मीडियम साइज का है। अब देखो इसमें क्या है, वो लोग बोल रहे हैं प्रोजेक्ट लाइफ है ना 8 years है, ठीक है। प्रोजेक्ट लाइफ इज 8 years। हाँ, ये प्रोजेक्ट में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो ये नया एंट्री है, आपको गवर्नमेंट से 25 लाख रुपए मिलेगा आज, टैक्स फ्री सब्सिडी। तो आपके लिए वो इनफ्लो हो जाएगा। आज है तो डिस्काउंटिंग फैक्टर 1 होएगा, 25 लाख इंटू 1 पीवी ऑफ सीआई में डाल देना। ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया। अब वो लोग बोल रहे हैं कि तीसरे साल के बाद आपको और एक इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एडिशनल आपका सीओ हो जाएगा, जिसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर ऑफ 3rd ईयर। फिर बच्चों बोलते हैं 8 साल के बाद जो आपका ओरिजिनल इक्विपमेंट है उसका कोई सैलवेज नहीं है, लेकिन ये वाली जो इक्विपमेंट है उसका 1,25,000 का सैलवेज है। तो बच्चों सैलवेज आपका एक एडिशनल इनफ्लो हो जाएगा एट द एंड ऑफ ईयर 8। तो बच्चों एज ऑफ नाउ कहना इसे 2 आउटफ्लोज है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट और एक एडिशनल इन्वेस्टमेंट। 2 इनफ्लोज है, एक आपका गवर्नमेंट सब्सिडी जो आज मिल रहा है और एक सैलवेज जो 8 साल के बाद मिल रहा है। एंड बच्चों यहाँ पे 2 अलग मशीन है, तो जब आप CF80 का कैलकुलेशन करोगे तभी 2 डेप्रिसिएशन आएगा, एक डेप्रिसिएशन ऑन द ओरिजिनल मशीन, एक डेप्रिसिएशन ऑन द एडिशनल मशीन। एवरीबडी क्लियर? उसके बाद वर्किंग कैपिटल 20 लाख बच्चों आज आउटफ्लो दिखा दो और 8वें साल के बाद इनफ्लो दिखा देना। उसके बाद बच्चों वो लोग ने तुमको ये सब डेटा जो दिया है वो पूरा CF80 के लिए है। CF80 कैश रेवेन्यूज, कैश एक्सपेंसेस सब दिया है। हाँ, यहाँ पे बच्चों क्योंकि यहाँ पे हम SLM डेप्रिसिएशन यूज करते हैं, उसके लिए 4 and 5 का जो ईयर्स रहेगा उसको क्लब करके एनी 1 ईयर 4-5 पर एनम करना, 6-8 भी एनी 1 ईयर पर एनम करना है। कंबाइन नहीं करना इन सेंस, आपको पर एनम करना है, आपका कॉलम कंबाइन कर रहे हो। चौथे का कॉलम अलग, 5वें का अलग दिखाने का जरूरत नहीं, बिकॉज दोनों का आंसर सेम ही है। तो इससे अच्छा किसी एक का दिखाओ। वैसे ही 6th या 7th या 8th तीनों दिखाने का जरूरत नहीं, कोई एक दिखाओ, बिकॉज तीनों का सेम ही होने वाला है। एंड देन लास्ट में ऑफ कोर्स आपको वो PVAF से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू। हाँ, इसके अंदर एक चीज है बच्चों, ये वाली लाइन, ये लाइन पढ़ो ध्यान से। द लॉस ऑफ एनी ईयर विल बी सेट ऑफ फ्रॉम द प्रॉफिट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट 2 years। मतलब लेट से बच्चों ईयर 1 में मेरा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, जो आपका प्रॉफिट्स एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन आप कहते हो इन डायरेक्ट टैक्स, वो हम लोग यहाँ पे NPBT कहते हैं ना, राइट, जिसको हम लोग टैक्स करते हैं। वो NPBT अगर नेगेटिव हो गया मतलब इट इज अ लॉस अंडर द हेड PGBP। तो वो जो लॉस है बच्चों आपको कैरी फॉरवर्ड करना है और आने वाले 2 साल में आपको उसको सेट ऑफ करना पड़ेगा। एंड देयरफॉर अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन ऑफ टैक्स होएगा। जिस साल में लॉस होएगा उस साल ऑफ कोर्स कोई टैक्स मत भरना।
एंड बच्चों जब आप लॉस को कैरी फॉरवर्ड करके किसी और साल मतलब ईयर 2 या ईयर 3, आपको 2 ही साल अलाउड है बरोबर कैरी फॉरवर्ड करने के लिए, तो वो साल का जो भी एनपीबीटी रहेगा उसमें से ये पर्टिकुलर लॉस माइनस करने के बाद बैलेंस एनपीबीटी पे ही आपको टैक्स लगाना है। ये एक छोटा पॉइंट है बच्चों, और तो कुछ है नहीं, कैलकुलेट एनपीवी, राइट। सो विद दैट वी कंप्लीट द डिस्कशन टू क्वेश्चन नंबर 14। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है ना, एनुअलाइज्ड कॉस्ट, ये वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। एनुअलाइज्ड कॉस्ट मतलब सबसे पहले बच्चों ये ऐसा क्वेश्चन है जहां पे आपको कोई इनफ्लो दिया नहीं है, सिर्फ आउटफ्लो दिया है। इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिया है और एक्सपेंसेस दिया है, आपके कैश एक्सपेंस आपको दिखाता हूं। मशीन ए का अगर मैं बात करूं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड कैश एक्सपेंसेस एवरी ईयर। मशीन बी का अगर मैं बात करूं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट एंड कैश एक्सपेंसेस एवरी ईयर। तो बच्चों आपको जो मिलेगा वो पीवी ऑफ नेट कैश आउटफ्लो ही मिलेगा। एवरीबॉडी क्लियर? हाँ, कुछ सैलवेज दिया होता तो मैं वो आउटफ्लो से उसका सैलवेज का पीवी माइनस करके नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो निकलता है। ये एनपीवी नहीं करना है यहाँ पे। एनपीवी क्या रहता है? पीवी ऑफ सीआई माइनस पीवी ऑफ सीओ। ये एनसीओ है, नेट कैश आउटफ्लो, मतलब पीवी ऑफ सीओ माइनस पीवी ऑफ सीआई। ये कब करते हैं? जब भी कैश रेवेन्यूज दिया ही नहीं है। ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन में कोई सीआई है ही नहीं, तो सिर्फ पीवी ऑफ सीओ ही है। हाँ, ये हो गया आपका कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। ये एनुअलाइज क्यों करना पड़ेगा? एनुअलाइज मतलब पता है ना आपको, डिवाइड बाय पीवीएफ, इसके लिए करना पड़ेगा क्योंकि मशीन ए जो है वो 3 साल का है, मशीन बी जो है वो 2 साल का है। जिस मशीन का एनुअलाइज्ड कॉस्ट कम है वी विल गो फॉर दैट, ठीक है ना। तो आपका पीवी ऑफ सीओ निकालने का, लाइफ अगर दोनों का अलग है तो देयरफॉर हम लोग उसको डिवाइड बाय पीवीएफ करेंगे, अपने को एनुअलाइज्ड कॉस्ट मिलेगा। जिसका एनुअलाइज्ड कॉस्ट कम है उसके लिए हम जाएंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। अब आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 चिल्ड्रन आपका एक रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन है। रिप्लेसमेंट मतलब क्या? आपके पास एक एग्जिस्टिंग मशीन रहेगा जिसका कुछ साल बाकी है। बच्चों जितना साल बाकी है उसका अपना एक एनपीवी होगा ऑफ द एग्जिस्टिंग मशीन। हम सोच रहे हैं इस एग्जिस्टिंग मशीन को किसी न्यू मशीन के साथ रिप्लेस करें क्या। बच्चों न्यू मशीन को हम लेके आएंगे तो उसका अपना एनपीवी रहेगा। अगर न्यू मशीन को लेके आने का जो एनपीवी है वो एग्जिस्टिंग मशीन को कंटिन्यू करने वाला जो एनपीवी है उससे ज्यादा है तो हम रिप्लेस करने को तैयार है, जिसको हम लोग इंक्रीमेंटल एनपीवी कहते हैं। इंक्रीमेंटल मतलब नए मशीन का एनपीवी माइनस पुराना मशीन कंटिन्यू करने का एनपीवी। और अगर वो इंक्रीमेंटल एनपीवी नेगेटिव है तो हम रिप्लेस नहीं करेंगे, हम पुराने मशीन के साथ कंटिन्यू करेंगे। और उसके लिए यहाँ पे पूरा डेटा दे रखा है। ये देखो, नया मशीन खरीदने का ये कॉस्ट है 60 lakhs। उसका बच्चों ये 80,000 यूनिट्स बोलता है करंट प्रोडक्शन है। मतलब मैं नया मशीन अगर नहीं लेता हूँ, पुराना मशीन कंटिन्यू करता हूँ तो 80,000 यूनिट्स मैं बनाता हूं। लेकिन अगर मैं नए मशीन के लिए जाऊंगा तो 1 लाख यूनिट्स बनेगा। बच्चों ये आपका वो CF80 निकालने में आपको काम आएगा। सेलिंग प्राइस दिया है 200 चिल्ड्रन। देन ये पूरा आपको CF80 का इंफॉर्मेशन दिया है दोनों मशीन का। यस, एग्जिस्टिंग मशीन कंटिन्यू करेंगे तो ये होएगा, न्यू मशीन कंटिन्यू करेंगे या न्यू मशीन खरीदेंगे बेसिकली तो ये होएगा। एंड ये कुछ काम का नहीं है बच्चों, बिकॉज दोनों का नंबर ऑफ यूनिट्स ही अलग है। एवरीबॉडी क्लियर? देन ऑफ कोर्स एलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड्स पे ध्यान मत देना, मैंने आपको समझाया था एलोकेटेड कॉर्पोरेट ओवरहेड्स इरेलेवेंट रहता है। फिर यहाँ पे उन्होंने बताया एग्जिस्टिंग मशीन है अकाउंटिंग बुक वैल्यू ऑफ 1 लाख एंड इट हैज बीन फुल्ली डेप्रिशिएटेड फॉर टैक्स पर्पस। इसमें अपने को क्या समझ में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है ये वाला। वो बोल रहे हैं कि देखो, अकाउंट्स के हिसाब से एक तरह का डेप्रिसिएशन होता है, इनकम टैक्स के हिसाब से अपना डेप्रिसिएशन होता है। देयरफॉर चिल्ड्रन डू यू रियलाइज दैट अकाउंटिंग के हिसाब से एसेट का अपना एक रिटर्न डाउन वैल्यू रहेगा, बुक वैल्यू, एंड टैक्स के हिसाब से उस एसेट का अपना एक रिटर्न डाउन वैल्यू होएगा। अकाउंट्स के हिसाब से जो बुक वैल्यू होता है ना बच्चों, वो इररिलेवेंट है, करेक्ट। बिकॉज हमको टैक्स के हिसाब से चलना है, बिकॉज मेरे को एंड ऑफ द डे टैक्स निकालना है, STCG STCL कैलकुलेट करके उस पर टैक्स का इफेक्ट निकालना है। तो बच्चों फॉर अस इन FM एज पर टैक्स इज इंपॉर्टेंट। तो वो लोग क्या कह रहे हैं कि जो एग्जिस्टिंग मशीन है ना, उसका भले अकाउंटिंग बुक वैल्यू 1 लाख है, लेकिन फ्रॉम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू वो फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया है, मतलब उसका बुक वैल्यू आज 0 है। यहां तक समझा? ठीक है, आगे जाते। इट इज एस्टिमेटेड दैट द मशीन विल बी यूजफुल फॉर 5 years। कौन सा मशीन? ये जो एग्जिस्टिंग मशीन है ना, इसको कंटिन्यू करेंगे तो 5 साल चलेगा। हाँ, अब जिस यहां से मैं नया मशीन खरीद रहा हूं, वो सप्लायर क्या बोलता है कि तुम नया मशीन खरीदो, तुम्हारा पुराना मशीन मेरे को दे दो ना, मैं 2.5 लाख रुपए देता हूं तुमको। तो बेसिकली आवर ओल्ड मशीन कैन बी गिवन टू द वन फ्रॉम हुम वी आर परचेजिंग द न्यू मशीन फॉर
2,50,000, लेकिन ये पुराना मशीन बाहर बेचने जाएंगे ना तो 1.5 लाख मिलेगा। तो बच्चों 1.5 लाख किसको चाहिए जब मुझे 2.5 लाख मिलता है। तो मतलब बच्चों जब मैं नया मशीन खरीदूंगा ना तब 60 लाख रुपए तो भरना है, लेकिन सामने पुराना मशीन बेचेंगे तो मेरे को 2.5 लाख मिलेगा भी। तो बच्चों मेरा नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट यहाँ पे 57,50,000 होएगा। एवरीबडी क्लियर। हाँ, एक चीज याद रखना कि ये जब आप 2,50,000 पे बेचोगे ना पुराने मशीन को, सिंस दे पुराने मशीन का बुक वैल्यू टैक्स के हिसाब से आज 0 है, तो पूरा 2.5 लाख रुपए बच्चों आपको समझता है आपका गेन हो जाएगा, STCG, जिसपे आपको आज टैक्स भरना पड़ेगा। देन बच्चों वो लोग बोलते हैं कि पुराना मशीन अगर आप कंटिन्यू करते हो 5 साल के लिए तो आपको 5 साल के बाद 35,000 रुपीज का सैलवेज होएगा। ये बच्चों सैलवेज रिलेवेंट किसके लिए, अगर मैं पुराना मशीन कंटिन्यू करता हूं तो उसके सैलवेज के लिए 35,000 रुपीज अपन लेंगे 5 साल के बाद। नया मशीन का भी लाइफ 5 ईयर्स है। याद रखना हमेशा रिप्लेसमेंट में न्यू मशीन का जो टोटल लाइफ रहेगा ना विल ऑलवेज बी इक्वल टू एग्जिस्टिंग मशीन का रिमेनिंग लाइफ, दोनों लाइफ हमेशा सेम रहेगा। और नए मशीन का सैलवेज है ना 5 साल के बाद 2.5 लाख रुपए होएगा। बच्चों नया मशीन का इवेल्युएशन करोगे तो 5वें साल के बाद इसका सैलवेज 2.5 लैक्स। इसके अलावा बच्चों सब नॉर्मल डेटा दिया है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 15%, टैक्स रेट 40%। आपको इसका इंक्रीमेंटल एनपीवी निकालना है। अगर इंक्रीमेंटल एनपीवी पॉजिटिव है रिप्लेस, नेगेटिव है तो डोंट रिप्लेस। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। जाते बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये एक बहुत ही बेसिक रिप्लेसमेंट क्वेश्चन है। वो लोग बोल रहे हैं आपके पास एक मशीन ऑलरेडी जिसकी लाइफ 11 साल है, 3 साल ऑलरेडी हो गया है तो 8 साल बचा है। नए मशीन का भी टोटल लाइफ 8 साल ही है। नया मशीन खरीदने जाओगे तो 10 लाख रुपए भरना पड़ेगा, लेकिन सामने बच्चों पुराना बेचोगे तो आपको 2 लाख रुपए मिल भी जाएगा। ये सब डेटा दिया है बच्चों। देन आई एम प्रिटी श्योर यू अंडरस्टैंड दैट एग्जिस्टिंग मशीन का हिस्टोरिकल संक कॉस्ट है ये 3.3 लैक्स, 3 साल पहले का कॉस्ट है। देन ये पूरा डेटा सीफैट का दे रखा है आपको। एंड ऑफ कोर्स रिमेंबर वन थिंग कि जब भी आप ये एग्जिस्टिंग मशीन बेचोगे तब कुछ ना कुछ गेन या लॉस तो होएगा ही। तो आप बोलोगे सर लेकिन ये तो SLM डिप्रिसिएशन फॉलो करता है, राइट। इस क्वेश्चन में अगर आपने देखा होगा दैट द कंपनी फॉलोज SLM, SLM में कैसे गेन लॉस होता है। बच्चों याद रखो आप जब ये एग्जिस्टिंग मशीन को आज बेचोगे ना, कहने से उस एग्जिस्टिंग मशीन को आप बीच में ही बेच रहे हो, मिड वे एट अ रैंडम फिगर ऑफ 2 लैक्स। एवरीबडी क्लियर। एंड देयरफॉर उसका जो आज का बुक वैल्यू रहेगा वो बुक वैल्यू के साथ वो मैच नहीं करेगा एंड हमेशा गेन या लॉस होगा ही। वो गेन पे आपको टैक्स भरना है, लॉस पे आप टैक्स बचाओगे। ठीक है, ऑफ कोर्स बिकॉज SLM है तो जब ये जो एग्जिस्टिंग मशीन हम बाद में बेचेंगे 40,000 या 0 पे तो उस पर कोई गेन लॉस नहीं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू SLM बुक वैल्यू ऑन डेट ऑफ सेल और सैलवेज वैल्यू सेम ही रहता है। इनफैक्ट सैलवेज वैल्यू के हिसाब से ही तो अपन डेप्रिशिएट करते, राइट। इनिशियल कॉस्ट माइनस सैलवेज, जो भी गैप है डिवाइडेड बाय n इज योर SLM डेप्रिसिएशन। तो SLM डेप्रिसिएशन में कभी भी ईयर एंड मतलब बेसिकली लाइफ के एंड में जब आप बेचोगे उस पर्टिकुलर एसेट को तो कोई गेन लॉस नहीं है, लेकिन ऐसा बीच में मिडवे बेचोगे तो बच्चों डेफिनेटली देयर विल बी अ गेन और लॉस। ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे सैलवेज है तो ये भी आपका एक इनफ्लो हो गया, करेक्ट। ऑफ कोर्स एग्जिस्टिंग मशीन को 8 साल के बाद कोई सैलवेज नहीं है, नए मशीन का 8 साल के बाद 40,000 का सैलवेज है। डिस्काउंटिंग रेट आपको 12% दिया है। ये उन्होंने PVAF और DF भी यहाँ पे दे दिया है कि 8 साल का PVAF सीफेट के लिए काम आएगा 4.968 एंड सैलवेज के लिए 0.404 का वो लोगों ने डिस्काउंटिंग फैक्टर भी दे रखा है। तो बच्चों एकदम बेसिक रिप्लेसमेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17। आई होप यू गॉट द होल पिक्चर ऑफ इट। चलो जाते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसमें उन्होंने तुमको ARR पूछा है और NPV इंडेक्स मतलब बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स पूछा है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। चिल्ड्रन उसके लिए उन्होंने क्या क्या दिया है ये देखो। आपका ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो गया PV ऑफ CO। फिर बच्चों अगर आप ये 3 देखोगे 1, 2 एंड 3 ये आपके कैश एक्सपेंसेस दिए हैं एंड 1 एंड 2 ये आपके कैश रेवेन्यूज दिए। सेविंग्स एंड एक्सपेंसेस मतलब रेवेन्यूज दिए। इससे आप आराम से CFAT निकाल सकते हो। कैश रेवेन्यूज है, कैश एक्सपेंसेस है, यू कैन कैलकुलेट CFAT। और CFAT निकालते निकालते बीच में NPAT भी आता है। तो बच्चों एवरेज NPAT अपॉन इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनटू 100 करोगे तो आपको ARR आएगा एंड बच्चों आपको CFAT आ गया तो PV ऑफ CI आ जाएगा। PV ऑफ CO तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ही, PV ऑफ CI अपॉन PV ऑफ CO से आपको PI मिल जाएगा। एवरीबडी क्लियर। सो दिस वाज एज फार एज क्वेश्चन 18 वाज कंसर्न्ड। क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों क्वेश्चन 19 में क्या है, एक मशीन है। ओके ये मशीन का कॉस्ट 50,000 है। अब ये मशीन है ना हमको एवरी ईयर 18,000 रुपए देगा 3 साल के लिए। ठीक है, 3 साल के लिए आपको 18,000 रुपए कैश इनफ्लो देगा ऑन वन कंडीशन कि आप है ना 1 साल के बाद इसका सर्विसिंग कराओ 10,000 रुपए पे। ठीक है,
और तीसरे साल के बाद जब आप उसको बेचोगे तो आपको 12,500 मिलेगा। ये सारे कैश फ्लोज है फर्स्ट ऑप्शन का। दूसरा ऑप्शन ऐसा है कि आप मशीन खरीदो, आप सर्विसिंग मत करो, ठीक है, आप सर्विसिंग मत करो तो भी आपको 18,000 रुपया एवरी ईयर मिलेगा। लेकिन आप क्योंकि सर्विसिंग नहीं कर रहे हो तो आपको एंड ऑफ ईयर 2 एक पार्ट ही रिप्लेस करना पड़ेगा जिसका कॉस्ट आपको आएगा 15,400। एंड देन बच्चों वो 4 साल के लिए चलेगा ये मशीन। जैसे पहले वाला ऑप्शन में 3 साल चलने वाला है, दूसरे वाले ऑप्शन में 4 साल चलेगा और चौथे साल में भी आपको वो 18,000 देगा और चौथे साल के बाद आप उसको बेच पाओगे 9,000 पे। तो बेसिकली कैन यू सी आपके सामने दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन है कि खरीदो आज, 1 साल के बाद सर्विसिंग करो, 3 साल चलेगा, 18,000 रुपये देगा हर साल और लास्ट में तीसरे साल के बाद आपको वो 10,000 का सैलवेज भी दिखे जाएगा। दूसरे साइड में क्या है कि आप मशीन खरीदो, दूसरे साल के बाद, ओके, दूसरे साल के बाद आप एक मशीन का पार्ट रिप्लेस करो तो टोटल 4 साल चलेगा, चारों साल आपको 18,000 रुपये देगा और चौथे साल के बाद आपको सैलवेज देगा 9,000। ये आपको इवेल्युएट करना है। वो पूछ रहा है कौन सा वाला ऑप्शन आपको लेना है, 1 साल के बाद सर्विसिंग करना है कि 2 साल के बाद रिप्लेस करना है। बच्चों यहाँ पे हम दोनों का एनपीवी निकालेंगे, एक का एनपीवी नेगेटिव आता है, एक का एनपीवी पॉजिटिव आता है। जिस ऑप्शन का एनपीवी पॉजिटिव आता है वी विल गो फॉर दैट। एनुअलाइज करने का जरूरत ही नहीं यहाँ पे, भले दोनों का लाइफ अलग है क्योंकि एक में नेगेटिव है ना बच्चों, एक में नेगेटिव है दूसरे में पॉजिटिव है, तो क्या एनुअलाइज करेंगे, एनुअलाइज करके भी एक में नेगेटिव आने वाला है दूसरे में पॉजिटिव आने वाला है। सो देयरफॉर विल गो फॉर द ऑप्शन विच हैज अ पॉजिटिव एनपीवी, समझा। दूसरा ये लोग बोलते चलो वापस करो कैलकुलेशन, अगर सप्लायर हमें 5,000 का डिस्काउंट देता है, बच्चों सप्लायर अगर 5,000 का डिस्काउंट देगा तो कहने से आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट दैट इज पीवी ऑफ सीओ जो रहेगा एज फार एज योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट इज कंसर्न्ड वो 50,000 नहीं 45,000 हो जाएगा। तो अगर आपका पीवी ऑफ सीओ 5,000 से कम हो रहा है तो एनपीवी जो है वो 5,000 से बढ़ जाएगा। तो आपके पास दोनों एनपीवी है ही ना, दोनों को 5,000 से बढ़ा दो, आपका रिकमेंडेशन तो सेम ही रहेगा, करेक्ट। जिस ऑप्शन का एनपीवी ओरिजिनली पॉजिटिव था वही ऑफ कोर्स कंटिन्यू करना है बिकॉज डिफरेंस दोनों का सेम ही, आप ऐड कर रहे हो 5,000 रुपया। एवरीबडी क्लियर? सो विद दैट वी कंप्लीट द डिस्कशन टू क्वेश्चन 19। क्वेश्चन नंबर 20 ये एक्चुअली एक इलस्ट्रेशन है, इसमें कुछ नहीं है, उन्होंने तुमको दो प्रोजेक्ट दिया है ए और बी और दोनों का एनपीवी दिया है। वो लोग क्या बोल रहे हैं, देखो कॉस्ट ऑफ कैपिटल 12% है, कौन से वाले प्रोजेक्ट के लिए जाना है, हम क्या बोलेंगे, देखो दोनों का लाइफ अलग है ना, प्रोजेक्ट ए का लाइफ 6 साल है, प्रोजेक्ट बी का लाइफ 3 साल है, तो हम ये एनपीवी को पीवीएएफ से डिवाइड करेंगे, बरोबर। एनपीवी ऑफ ए को हम पीवीएएफ ऑफ 6 ईयर से डिवाइड करेंगे, एनपीवी ऑफ बी को हम पीवीएफ ऑफ 3 ईयर से डिवाइड करके पहले एनुअलाइज्ड गेन निकालेंगे, जिसका एनुअलाइज्ड गेन ज्यादा वो हम सिलेक्ट करेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 20। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन 21 में वो लोग क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक बहुत पुराना मशीन है जिसको हम लोग बेचने वाले हैं और उसके सामने अभी हम लोग दो मशीन के बारे में सोच रहे हैं, ए या तो बी, इसमें से कोई एक लेने का है। अब इसमें सिचुएशन ऐसा है कि दोनों ए एंड बी 5-5 लाख रुपए का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। पुराना मशीन बेचेंगे तो 1 लाख रुपए ऐसे ही मिल जाएगा आज। अब प्रॉब्लम ऐसा है कि पुराने मशीन का कुछ स्पेयर पार्ट बचा है जिसको इन्होंने कहा है यूटिलिटीज। वो लोग बोल रहे कि देखो मशीन ए हो या मशीन बी हो, इसके लिए स्पेयर पार्ट्स तो लगेगा ही, आपको अलग से खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मशीन ए के लिए जा रहे हो ना तो पुराने मशीन का स्पेयर पार्ट यूटिलिटीज आप यूज कर सकते हो ए के लिए, एंड देयरफॉर जो एडिशनल स्पेयर पार्ट आपको खरीदना पड़ेगा वो सिर्फ 1 लाख है। लेकिन अगर आप मशीन बी के लिए जाते हो तो पुराना वाला कुछ काम का नहीं है, स्पेयर पार्ट आपको पूरा का पूरा नया खरीदना पड़ेगा 2 लाख के लिए, और आप तभी पुराना वाला बेच भी सकते हो, आपको 20,000 रुपए मिल जाएगा। तो बच्चों कहना इसे मशीन ए के लिए जाएंगे तो इनिशियल कॉस्ट है, पुराना मशीन बेचेंगे तो 1 लाख रुपए आएगा, थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा फॉर द एडिशनल स्पेयर पार्ट्स। मशीन बी के लिए जाएंगे तो इनिशियल कॉस्ट है, पुराना मशीन बेचेगा तो 1 लाख आएगा, 2 लाख रुपए का ब्रांड न्यू आपको स्पेयर पार्ट खरीदना पड़ेगा, लेकिन पुराना बेच भी पाएंगे तो वो आपको कैश इनफ्लो भी मिल जाएगा। इसके अलावा मशीन ए और मशीन बी का सी फैट दे दिया है ना, आफ्टर टैक्स का कैश फ्लोस दे दिया है, डायरेक्टली सी फैट दे दिया है। यू कैन इजीली फाइंड आउट द पीवी ऑफ सी फैट फॉर बोथ, एंड देन 5वें साल के बाद दोनों का सैलवेज भी दिया है। बच्चों आप आराम से इसका एनपीवी निकाल सकते हो, जिसका एनपीवी ज्यादा वो अपने को चूज करना है। उसके अलावा वो लोग कह रहे हैं डिस्काउंटेड पेबैक भी निकालो। डिस्काउंटेड पेबैक में बच्चों याद रखना, आज जब भी आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट लिखते हो, आज का इन्वेस्टमेंट, उसमें आपका याद रखो, देखो ये 5 लाख तो इन्वेस्टमेंट होएगा ही। लेट्स टॉक ऑफ मशीन ए, आज 5 लाख इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो है, 1 लाख आपको कहना है इसे पुराना मशीन बेचेंगे तो मिलेगा, तो -1 लाख करो, प्लस आपको 1 लाख का स्पेयर पार्ट भी खरीदना है वो ऐड करो। तो बच्चों आज जो जो चीज हो रही है सब ऐड माइनस करके आपको एक नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट आएगा। आई एम टॉकिंग ऑफ
फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग द पे बैक पीरियड, ठीक है, आपको एक नेट इनिशियल इन्वेस्टमेंट आ जाएगा। फिर एज फार एज द कैश इनफ्लोज आर कंसर्न, ये तो आपके कैश इनफ्लोज है ही, लेकिन 5वें साल के एंड में जो आपका 1,70,000 है उसमें ये 50,000 भी ऐड हो जाएगा, बिकॉज बच्चों ये वाले प्रोजेक्ट से, ये वाले मशीन से मेरे को ये भी तो कैश इनफ्लो आ ही रहा है ना, ये भी तो हेल्प करेगा ही ना इनिशियल इन्वेस्टमेंट को रिकवर करने के लिए। तो बच्चों प्रोजेक्ट में जो जो कैश फ्लो होता है सब इनटू कंसीडरेशन लेना चाहिए, नॉट ओनली सी फैट, ओके। एंड उसके बाद आपको डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड का पूरा फॉर्मेट तो आता ही है। फिर उन्होंने डिजायरेबिलिटी फैक्टर भी पूछा है, मतलब बेसिकली प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, पीवी ऑफ सीआई अपॉन पीवी ऑफ सीओ, कुछ नहीं है उसमें, ठीक है ना। सो विद दैट वी कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 21। आई एम प्रीटी श्योर यू अंडरस्टैंड। एनपीवी अगर आपको आता है तो पीआई तो क्या ही चीज है ना, एनपीवी इज पीवी ऑफ सीआई माइनस पीवी ऑफ सीओ, एंड पीआई इज वही पीवी ऑफ सीआई अपॉन पीवी ऑफ सीओ, ठीक है। तो विद दैट वी कंप्लीट द डिस्कशन टू क्वेश्चन 21। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें क्या करना है मालूम, वो लोग क्या बोल रहे हैं आपको कि देखो आपके सामने 3 प्रोजेक्ट है, आपको कौन से कॉम्बिनेशन में प्रोजेक्ट लेना है। एक कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 के साथ 2, दूसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है 2 के साथ 3, तीसरा कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 के साथ 3, और चौथा कॉम्बिनेशन हो सकता है 1 2 के साथ 3। एवरीबॉडी क्लियर। अगर आप 1 और 2 के साथ जाते हो तो आपका टोटल पीवी ऑफ सीओ इतना, टोटल पीवी ऑफ सीआई इतना, टोटल पीवी ऑफ सीआई माइनस पीवी ऑफ सीओ आपको एनपीवी दे देगा। अगर बच्चों आप 2 एंड 3 आते हो तो ये आपका पीवी ऑफ सीओ, ये आपका पीवी ऑफ सीआई माइनस पीवी ऑफ सीओ करके आपको एनपीवी मिल जाएगा, एंड सो ऑन। हाँ, इसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रा है कि उन्होंने कुछ सिनर्जी बेनिफिट दिया है कि 2 प्रोजेक्ट साथ में अगर आप करोगे तो या तो आपका जो रेवेन्यू है वो टोटल से ज्यादा होएगा, या तो जो कॉस्ट है वो टोटल से कम होएगा। मैं आपको दिखाता हूं फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आई विल शो वन थिंग। अगर आप 1 एंड 3 के लिए जाते हो, ठीक है, अगर आप 1 एंड 3 के लिए जाते हो तो 1 एंड 3 का बच्चों आपको दिख रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट है 4,70,000, लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि टोटल इन्वेस्टमेंट 470 मत लो, 30,000 का सिनर्जी बेनिफिट पकड़ के 4,40,000 लेने का, ठीक है। डोंट टेक 470, टेक 440। तो ऐसी छोटी छोटी जो आपकी सिनर्जी बेनिफिट्स दे रखी है वो सब इनटू कंसीडरेशन लेके आपको देखना है कौन सा वाला जो कॉम्बिनेशन है सबसे ज्यादा एनपीवी दे रहा है। दैट इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 22। एवरीबडी क्लियर। फिर जाते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। ये बच्चों कॉस्ट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है और थोड़ा सा उसमें तड़का है कैपिटल बजटिंग का। कैपिटल बजटिंग का तड़का क्या है पहले बताता हूँ। वो लोग बोल रहे हैं कि देखो एक प्रपोजल है, प्रोजेक्ट है, ये आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और 3 साल के लिए हर साल 10 लाख रुपए पर एनम आपको कैश इनफ्लो मिलेगा। अब वो लोग बोलते हैं आपको जाना है क्या, तो हम बोलेंगे ठीक है एनपीवी निकालते हैं, अगर एनपीवी पॉजिटिव है तो हम ले लेते हैं। एनपीवी निकालने के लिए वो लोग बोलते हैं कि अज्यूम करो कि आपका जो पूरा फाइनेंसिंग है वो रिटेन्ड अर्निंग से, रिटेन्ड अर्निंग से है बच्चों, तो कहने से मेरा डिस्काउंटिंग रेट के आर हो जाएगा। एंड के आर एंड के ई जनरल सर्कमस्टेंसेस में सेम ही रहता है। अब के ई निकालने के लिए उन्होंने तुमको क्या दिया है, उन्होंने तुमको कहना से P0 दिया है, फिर उन्होंने तुमको D0 दिया है, उन्होंने तुमको G दिया है, D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट करके आपको के ई आएगा और वही आपका के आर होएगा। वो के आर पे आप इसका डिस्काउंटिंग करके ये वाला प्रोजेक्ट जो है उसका एनपीवी निकाल सकते हैं। दूसरा वो लोग बोलते हैं कि चलो आप रिटर्न अर्निंग से नहीं करते, आपने फ्रेश इक्विटी इशू किया एट मार्केट प्राइस, मतलब 180 आपका इशू प्राइस है, लेकिन 5% का फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया। तो बच्चों 5% का अगर फ्लोटेशन कॉस्ट हो गया तो हम जब D1 अपॉन P0 इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट करते हैं तो बच्चों वो P0 मत लेना, यहाँ पे आप नेट प्रोसीड्स ले लेना। नेट प्रोसीड्स का मतलब ये 180 का जो आपका इशू प्राइस है माइनस 5% करोगे तो आपको नेट प्रोसीड्स मिल जाएगा। इससे आपको एक नया केई मिलेगा, उस केई पे बच्चों हम डिस्काउंटिंग करेंगे इस प्रोजेक्ट का एंड एनपीवी निकालेंगे। एंड विद दैट वी कंप्लीट द डिस्कशन टू क्वेश्चन 23। 2 एनपीवी निकालना है, एक नॉर्मल वाले केई से और एक एनपी लेके निकाला हुआ रिवाइज्ड केई जहां पे फ्लोटेशन कॉस्ट इनटू कंसीडरेशन लिया गया है। कैश आउट पीवी ऑफ सीओ जो है कैश आउटफ्लो एंड जो सीआई है वो सेम रहेगा, आपका डिस्काउंटिंग फैक्टर डिस्काउंटिंग रेट ही बदलेगा। एवरीबडी क्लियर। सो विद दैट वी कंप्लीट द डिस्कशन टू द एंटायर चैप्टर। पूरा चैप्टर कैपिटल बजटिंग का हमने आपके लिए कंप्लीट कर दिया। आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट।